following game all the way from Lucknow. Nitesh and Ankita, it's another best play. तो वो वापस आपके बीच में आए हैं और थोड़ी सी बात अब हमारे बिजनेस करने के ऊपर आपसे करेंगे। और हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत खुशकिस्मत हैं। पहले तो प्रिविलेज्ड अपने आप को मानते हैं कि हमें ब्रेट वर्ल्ड वाइड ने ये मौका दिया कि हम आपके बीच में आए और अपनी स्टोरी, अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर सकें। और दूसरा प्रिविलेज ये है कि हमारे पास एक ऐसा प्रूवन सिस्टम है जिस प्रूवन सिस्टम के थ्रू हमारे लिए काम काफी आसान हो जाता है। अगर हमको ये पता है कि एक पैटर्न है, जिस पैटर्न को फॉलो करने से हम वहां जा सकते हैं जहां पर ये सारे लीडर्स आपके जो अभी बीच में आए ये पहुंचे, तो चीजें काफी आसान हो जाती। नहीं, बजाय इसके कि हमें कोई नया रास्ता बनाना हो, कुछ नया सीखना हो, कुछ नया करना हो, हमें पता है कि एक रास्ता है, एक रास्ते से जब बहुत सारे लोग गुजरते हैं तो वहां एक ट्रेल बन जाती है और हम काफी बार उस ट्रेल को देख करके भी अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो सेम उसी तरह से हमारे यहाँ जो एक पैटर्न ऑफ सक्सेस जो है, मैं उसकी बात करूंगा आपसे। और उस पैटर्न ऑफ सक्सेस में कुछ जबरदस्त चीजें हैं और डिफाइंड हैं और मेजर्ड हैं, और हमारे 9 कोर स्टेप्स हैं। जो 9 कोर स्टेप्स अगर हम रेगुलर अपनी हैबिट में डालें और जिनके ऊपर हम ध्यान दें तो हमारे लिए इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल होना काफी आसान हो जाता है। और वो 9 कोर स्टेप्स बेसिकली अगर हम बात करें कि 9 स्टेप्स हैं उसके अंदर, और 9 स्टेप्स को अगर हम आपसे कहें तो पहले जो 3 स्टेप हैं उसके, वो हमारे 100% प्रोडक्ट यूजर होना, 10 से 15 रिटेल कस्टमर्स होना और शो द प्लान करना। ये जो पहले 3 स्टेप हैं, इसको हम, ये हमारे एक्शन के स्टेप्स हैं। ये वो हैं जो कि हमें काम करने की जरूरत है, जो काम हमें करना है। और उसके बाद के जो 3 स्टेप हैं जिसमें कि हमारी बुक्स हैं, हमारी सीडीज हैं कि रोज रेगुलर बेसिस के ऊपर अपनी हैबिट डालनी है कि बुक्स पढ़ने की, सीडीज सुनने की, और तीसरा जो फंक्शंस, मीटिंग या एसोसिएशन है, वो ये जो 3 स्टेप हैं, ये 3 स्टेप हमारे इंपॉर्टेंट स्टेप हैं फॉर हमारे ब्रेन के लिए, हमारी थॉट प्रोसेस के लिए। ये सॉर्ट ऑफ ब्रेन टॉनिक है जो हमें चाहिए। वो एक्शन करते रहे, जो फर्स्ट जो एक्शन स्टेप्स हैं उनको करने के लिए ये ब्रेन टॉनिक लेते रहना बहुत जरूरी है। और फिर हमारे कुछ कैरेक्टर बिल्डिंग स्टेप्स हैं जो कि टीचेबल होना, अकाउंटेबल होना और हमारी अपलाइन के साथ रेगुलर कम्युनिकेशन के अंदर रहना। तो मैं इन स्टेप्स की जब बात करेंगे आपसे, तो पहले इनिशियली मैं आपसे जो हमारा, जिसको मैं सारे इंपॉर्टेंट हैं और सारे रेगुलर बेसिस के ऊपर करने, लेकिन मैं पहले आपसे हमारे जो ब्रेन टॉनिक वाले जो पार्ट है, मैं उसकी बात, उससे शुरू करूंगा आपसे बात करना। क्यों? क्योंकि सबसे पहली जो शुरुआत है वो यहीं से होनी है, हमारे दिमाग से ही होनी है, हमारी सोच से ही होनी है। और हमको सबको ये बात पता है कि बेसिकली अगर मैं आपसे कहूं कि देखिए हमारे सामने 2 लोग हैं, मैं आपके सामने मान लीजिए 2 जुड़वा आदमी हैं, और एक मान लेते हैं कि बहुत सक्सेसफुल है और एक आदमी यहाँ पे इज नॉट सक्सेसफुल, इज अ फेलियर। दोनों जुड़वा भाई हैं, दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, सब कुछ बिल्कुल सेम है, दोनों का एक ही फैमिली है, सब कुछ एक है। तो आखिर अगर इसके डेप्थ में जाएं तो ये क्यों सक्सेसफुल है और ये क्यों फेलियर है ना? और जब आप इसके उसमें सोचेंगे, समझेंगे, जाते रहेंगे, डिटेल में एनालिसिस करेंगे, तो समझ में सिर्फ एक ही बात आएगी कि जो फर्क है सक्सेस और फेलियर का, ये डिस्टेंस जो है वो सिर्फ 6 इंचेस का है, ये सोच का। और अगर इसको दिमाग में देखें तो अब ये सोच आती कहां से? इस सोच के बारे में अगर हम बात करें तो हमारी शरीर के 2 हिस्से हैं, एक गर्दन के ऊपर का हिस्सा है, एक गर्दन के नीचे का हिस्सा है। ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, अपने गर्दन के नीचे का हिस्से का तो हम बहुत ख्याल रखते हैं। खाना खाते हैं अपने शरीर के लिए, कितने टाइम खाना खाते हैं? सुबह, दोपहर, शाम, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करते हैं, टाइमली करते हैं। अगर हमारा खाना मिस हो जाता है तो हमारे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या होती है? जल्दी से जल्दी कुछ खाएं। अगर 2-3 बार मिस हो गया तो भाई सबसे पहले हमारी नजर क्या आने वाला है? कुछ खाना है। लेकिन अगर खाना नहीं मिल रहा है तो क्या हम कुछ कूड़ा खा लेंगे? हैं? कुछ बेकार खा लेंगे, है ना? कुछ गलत खा लेंगे? नहीं, हम खाएंगे सही, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जाने वाला हमको पता है। तो ये उस हिस्से की बात हो रही है जिसके लिए अगर हमें अपने शरीर से काम करना हो और इस शरीर से काम करके पैसे कमाने हो तो हम दिन के कितने पैसे कमा सकते हैं? अगर आप सुबह जाएं और आपको एक लेबर चाहिए हो कि जो दिन भर काम करेगा, अपने शरीर से मेहनत करेगा, तो आपको
400-500 रुपए में एक लेबर मिल जाएगा दिन भर काम करने के लिए, इस शरीर से काम करेगा। लेकिन जो लोग यहां से काम कर रहे हैं, जो वैल्यू है बेसिकली, जो इनकम है वो कहां से बढ़ रही है, वो यहां से बढ़ रही है, इस सोच से। तो इसको भी कुछ खाना, इस गर्दन के ऊपर के हिस्से को भी कुछ खाना खिलाने की जरूरत है कि नहीं है? क्यों, कैसा खाना खिलाने की जरूरत है? क्योंकि दिमाग को हम ये कहते हैं कि दिमाग जो है वो फैक्ट्री ऑफ थॉट्स है, विचारों की फैक्ट्री है। तो ये विचारों की फैक्ट्री को भी सही इनपुट देते रहना जरूरी है। अगर सही इनपुट देंगे तो बेसिकली सही थॉट्स हमारे दिमाग में चलेंगे, और जब सही थॉट्स हमारे दिमाग में चलेंगे, कौन से थॉट्स, सही थॉट कौन से, जो हमारी सक्सेस, जो लाइफ चेंजिंग एजुकेशन की बात हम करते हैं, वो क्या करती है, वो हमारी थॉट प्रोसेस को चेंज करती है, और हमारी थॉट प्रोसेस को एक फेलियर की थॉट प्रोसेस से निकाल करके हमें अपने आप को एक सक्सेसफुल आदमी की थॉट प्रोसेस में लाना है। यानी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम एक बिजनेस में अंदर डायमंड जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले मेरी थॉट प्रोसेस एक डायमंड की तरह से होनी चाहिए। किसी परिस्थिति, किसी सिचुएशन के अंदर जैसा एक डायमंड सोचता है, अगर मैं वैसा सोचने लगूंगा तो क्या होगा, मेरा बिजनेस एक डायमंड बिजनेस की तरफ बढ़ रहा होगा। और अगर हम ऐसा नहीं कर रहे होंगे, तो ये थॉट प्रोसेस मैच कराने के लिए जो हमारे वो 3 स्टेप्स हैं, जिसमें सबसे पहला बुक्स है, दूसरा सीडीज है, और तीसरा फंक्शन मीटिंग्स है। ये क्या करते हैं? बेसिकली ये सिर्फ कुछ नहीं करते, ये काम करते हैं हमारी थॉट प्रोसेस को एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की थॉट प्रोसेस में, एक डायमंड की थॉट प्रोसेस में बदलने में हमारी हेल्प करते हैं। और इसमें स्टेजेस हैं, जिसमें मैं आपको जैसे अपनी एग्जांपल दूं, तो मेरे लिए सबसे पहली स्टेज जो सबसे बड़ा हर्डल था मेरे सामने, वो मैं खुद था। क्योंकि जो मेरी थॉट प्रोसेस थी, वो मेरी थॉट प्रोसेस के अंदर एक बहुत बेसिक चीज थी जिससे मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था। और वो क्या थी कि जैसे मैं आपसे भी बात कर रहा हूं, मेरी आवाज आप सुन रहे हैं, आपको अपनी भी आवाज सुनाई दे रही हो, आप भी अपने आप से कुछ बात कर रहे हैं, और हम अपने आप से क्या बात कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसा तो है, यहां से तो स्पीकर बोल रहा है, वो बहुत कुछ पॉजिटिव आपसे बात कर रहा है, सब चीजें अच्छी कह रहा है, लेकिन जब हम अपने आप से बात कर रहे हैं, अकेले में मैं खुद से बात कर रहा हूं, तो मैं क्या बात कर रहा हूं, है ना? मैंने ये पाया कि मेरे दिमाग में भरा हुआ था, सबसे पहले था कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। जब हमारे बिजनेस की मैंने प्लान देखा था, तो मैंने अपनी एक लिमिट अपने दिमाग में सेट कर ली थी। अपना एक थर्मोस्टेट कहां पे फिट किया था, 2000 रुपए महीने की पॉकेट मनी पे सेट किया था। अब जहां सिल्वर की बात हो रही है, गोल्ड की बात हो रही है, तो मुझे पता कि मैं नहीं कर सकता हूं, मैं उसके बारे में सोच भी नहीं रहा हूं, मैं अपने 2000 रुपए के बारे में सोच रहा हूं, बस उतने पे लिमिट है मेरी। लेकिन जब हम ये ब्रेन टॉनिक लेने लगे, जब हम ये बुक्स पढ़ने लगे, जब हम सीडीज सुनने लगे, जब हम फंक्शंस मीटिंग्स में रहने लगे, तो क्या हुआ, ये थर्मोस्टेट जो है थोड़ा ऊपर होने लगा, थोड़ा हमको समझ में आने लगा कि नहीं, हम ऊपर कर सकते। उसके अलावा क्या होता था, हमारे फ्रेंड्स ने कहा तुम नहीं कर सकते हो, हमारे रिलेटिव्स ने कह दिया तुम नहीं कर सकते हो, बहुत लोग के पेरेंट्स भी कह देते हैं तुम नहीं कर सकते हो। लेकिन एक बड़ी खूबसूरत बात है इस बिजनेस की, आप इस बिजनेस में, इस हॉल के अंदर जितने भी लोग बैठे हैं, अप्लायंस बैठे हैं, जितने लीडर्स बैठे हैं, आपको दुनिया में कोई भी आदमी आपसे आकर के ये कह देगा तुम नहीं कर सकते हो, लेकिन आप इनके मुंह से, अपनी अपलाइन के मुंह से कभी ऐसा नहीं सुनेंगे कि तुम नहीं कर सकते हो। वो हमेशा सिर्फ एक बात आपसे कहेंगे, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। मैंने अपनी अपलाइन से हजारों बार कहा मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन उन्होंने मुझसे हमेशा कहा तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। मैं कर सकता हूं, इतना सोचने में मुझे बहुत टाइम लगा, इस लेवल तक आने में, इस अपनी ये 6 इंचेस को यहां तक लाने में, सिर्फ ये सोचने में कि यस इट्स पॉसिबल, मैं कर सकता हूं। आई एम अ डायमंड तो बहुत आगे की बात होगी, पहले तो मैं कर सकता हूं, है ना? तो फिर क्या हुआ, फिर हमने अपनी जो आवाज थी उस आवाज को दबाना शुरू किया, जो ये कहती थी तुम नहीं कर सकते। जब मैं भी अपने आप से बात कर रहा हूं नहीं कर सकते हो, तो हम जोर से बोल देते हैं मैं कर सकता हूं, 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 आई कैन डू इट, है ना? और ये स्टेज तक पहुंचाने में ये अमेजिंग काम करती हैं ये स्टेप। जब आप रेगुलर पढ़ेंगे, क्यों कैसे करेंगे मैं भी, और इसके बारे में कैसे वर्क करेगा मैं बताऊंगा आपको। लेकिन पहला वर्क क्या है, पहले तो सबसे पहले अपने आप को उस पॉइंट पे लाना है कि जहां पे हम ये सोचना शुरू करेंगे यस मैं कर सकता हूं। और सेकंड चीज क्या है, इसके बाद क्या है, जो सेकंड स्टेज है वो ये है कि हमारे सबकी लाइफ में बहुत सारी परिस्थितियां हैं, सिचुएशंस हैं, नहीं
हमारी जॉब है, हमारी फैमिली है, हमारी हेल्थ है, ये सब सिचुएशंस हमारी लाइफ में ऑलरेडी चल रही हैं और उसके अंदर ये बिजनेस आता है, एमवे बिजनेस आता है। एमवे बिजनेस अपने आप में एक नई सिचुएशन क्रिएट करता है। अब होता क्या कि ये परिस्थितियां हैं और अब मैं सोचता हूं कि भैया हमारे दिमाग में कई बार रहता हो कि यार ये परिस्थिति सही हो जाए तब फिर मैं इस परिस्थिति पे काम करूंगा, फिर ये परिस्थिति ठीक करूंगा, फिर मैं उस परिस्थिति के ऊपर काम करूंगा और उसके बाद कहीं पे हमारे एमवे का नंबर आता है ना। इस तरह से कि भाई अभी तो मेरा एग्जाम आने, बच्चों का एग्जाम है, तो बच्चों के एग्जाम तक तो मैं कुछ नहीं करने वाला हूं, फिर हमारे भाई की शादी है, फिर उस तक मेरा पहले उसको देखना है, तब तक मार्च आ जाएगा, मार्च के अंदर मुझे फिर अपना ऑफिस का देखना पड़ेगा। उसके बाद तो फिर क्या होता है कि कई बार वो हम क्या करते हैं, हम एक परिस्थिति को के ऊपर फोकस करते हैं और इसको ऐसे समझना पड़ेगा। ये बिजनेस ने हमें सिखाया एक बहुत खास बात कि जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, सिचुएशंस हैं, है ना, कई लोगों के लिए एक परिस्थिति है, कई लोग उसको एक प्रॉब्लम की तरह से देखते हैं, कई लोग एक तकलीफ की तरह से देखते हैं, कई लोग एक चैलेंज की तरह से देखते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो क्या है, वो ऐसी सिचुएशंस है जो हम डेली लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनसे मेंटल लेवल पे लड़ रहे हैं या फिजिकल लेवल पे लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं रोज। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि सारी स्थितियां, परिस्थितियों को हम मैनेज कर सकते हैं। मेरे अंदर वो पोटेंशियल है कि मेरे को जो भी प्रॉब्लम्स दी गई हैं मैं उनको मैनेज कर सकता हूं। आई कैन मैनेज। मेरे को कोई ऐसी परिस्थिति नहीं दी गई जो मैं मैनेज नहीं कर सकता। अगर मैं नहीं कर सकता हूं कोई परिस्थिति तो मुझको वो प्रॉब्लम नहीं मिली है, मुझको वही प्रॉब्लम्स दी गई हैं जो कि मैं मैनेज कर सकता हूं, मैं सॉल्व कर सकता हूं और सारी एक साथ भी मैनेज हो सकती हैं। ऐसा नहीं कि वन एट अ टाइम पे नहीं है। एक लड़का जो है एक गुरु जी के पास गया कि मेरी यही सवाल का जवाब पूछने के लिए कि मेरी सारी समस्याएं कब खत्म होंगी। तो वो उन्होंने ऐसे कहा कि ऐसा करो, तुम बाहर एक कैंप लगा हुआ है, वहां मैदान में बहुत सारे ऊंट बैठे हुए हैं, तुम वहां पे जाओ, करीब 100 के आसपास ऊंट हैं, वो सारे ऊंट जैसे बैठ जाएं सारे के सारे, तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे दूंगा। वो बाहर गया और बाहर जाकर के वो इंतजार करने लगा। रात हो रही थी धीरे धीरे, तो वो देख रहा था कि काफी सारे ऊंट, पहले तो सारे ही खड़े थे, फिर उसमें से कुछ बैठने लगे, कुछ सोने लगे, तो वो होपफुल हो रहा। तो फिर उसने कहा कि काफी सारे बैठ गए, कुछ नहीं बैठे थे। फिर जब वो कुछ बैठने लगे तब तक जो पहले से बैठे हुए थे काफी, तो खड़े हो गए, है ना। फिर कुछ और बैठे तो कुछ और खड़े हो गए। अब वो पूरी रात परेशान रहा, काफी देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन सारे के सारे ऊंट एक साथ नहीं बैठे। तो वो वापस आया उनके पास कि सर मैं तो बहुत देर इंतजार करता रहा, वो बैठे नहीं, मेरी सवाल का जवाब दीजिए। कहते जैसे वो सारे ऊंट एक साथ नहीं बैठे वैसे सारी प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व नहीं होंगी तुम्हारी कभी लाइफ, है ना। प्रॉब्लम तुम्हारी लाइफ में चलती रहेंगी, है ना। ऐसा नहीं है कि आप एमवे बिजनेस करने लगे, आप कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, है ना। आप इस बिजनेस की और इस एजुकेशन सिस्टम से सिर्फ एक चीज सीखते हैं कि आप प्रॉब्लम्स को बेटर मैनेज करना सीखते हैं। एक चीज समझते हैं कि आपको प्रॉब्लम्स को फेस करना है, सबसे पहले तो ये सीखते हैं। पहले तो हम प्रॉब्लम आते ही भागते थे, यार प्रॉब्लम मेरे सामने नहीं आनी चाहिए, और हम ये सोचते थे कि हम उधर देखेंगे तो प्रॉब्लम मेरे को नहीं देखेगी, है ना। लेकिन और इसके ऊपर भी एक सिचुएशन बताता हूं आपको, एक बार कृष्ण और बलराम जंगल के अंदर जा रहे थे, तो उस जंगल में रात हो गई, थक गए थे, उनको लगा कि यार थोड़ा आराम करना चाहिए, लेकिन जंगल था, उनको लगा यार दोनों एक साथ नहीं आराम कर सकते, बारी बारी आराम करते हैं। तो पहले कृष्ण सो गए और बलराम इंतजार करने लगे और देखने लगे कोई आता। तब तक उनकी नजर पड़ी, एक दूर से एक आदमी आ रहा था, और उन्होंने जब उस आदमी को देखा तो वो एक राक्षस नुमा चेहरा था और बड़ा सा खतरनाक जैसा आदमी था। और वो जब उन्होंने उसको देखा तो उनको थोड़ा सा हल्का सा डर लगा, तो वो थोड़ा सा पीछे की तरफ आए। तो जब वो थोड़े पीछे की तरफ हुए तो उन्होंने देखा कि उसकी स्पीड थोड़ी सी तेज हुई, वो और तेजी से और थोड़ा सा और आक्रामक हो गया और थोड़ा बड़ा हो गया। वो और पीछे आए तो देखा वो और बड़ा होने लगा और खतरनाक सा होने लगा। तो ये पीछे की तरफ दौड़े तो वो और बड़ा होकर के उसने इनको दौड़ा लिया, और जब दौड़ाए तो इनको ठोकर लगी और ये गिरे और इनको चोट लगी, बेहोश हो गए। लेकिन लकीली इनका हाथ कृष्ण के पैर पे पड़ गया गिरते गिरते, और कृष्ण उठ के खड़े हो गए। और उठ के जब उनको नहीं कुछ पता था, उन्होंने देखा, तब तक उनको देखा कि एक बड़ा सा राक्षस नुमा आदमी उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। जब वो देखा उन्होंने दौड़ता हुआ आ रहा है तो वो एकदम से उसकी तरफ बढ़े आगे। तो जब वो उसके सामने आगे की तरफ बढ़े तो वो थोड़ा सा पीछे हुआ और थोड़ा छोटा हो गया। तो इन्होंने और जोर से उसके तेजी से उसको अटैक किया उसको, है ना। तो जब इन्होंने उसके ऊपर अटैक किया एग्रेसिवली तो वो थोड़ा और पीछे हुआ, थोड़ा और छोटा हुआ। अब इन्होंने उसको दौड़ा लिया और वो क्या हुआ, बहुत छोटा हो गया, और उन्होंने उसको पकड़ लिया हाथ में, और हाथ में पकड़ के अपनी कमर में बांध लिया। अब सुबह बलराम जी की नींद खुली, उठे, अरे वो एक बहुत बड़ा सा दैत्य, वो कहाँ है? तो क्या दैत्य कोई नहीं, इसकी बात करो? कह रहे अरे यही तो है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा था रात में।
और ये बड़ा होता जा रहा था। उन्होंने कहा ये जस्ट प्रॉब्लम्स की तरह से, जब आप प्रॉब्लम से पीछे हटते हैं, घबराते हैं और पीछे होते हैं, तो प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी होती है और आपके ऊपर हावी होने लगती है। और जब आप प्रॉब्लम्स को आगे फेस करते हैं और उनको चैलेंज करते हैं, तो प्रॉब्लम पीछे होती है और प्रॉब्लम छोटी होने लगती है। है ना? और सीरियसली हम सबकी लाइफ में 3 चीजें हैं, एक है ड्रीम, एक है स्ट्रगल और एक है विक्ट्री। ये सबकी स्टोरी में ये लिखा हुआ है। हम लोग की सबकी स्टोरी के ऊपर एक मूवी बन रही है, जिस मूवी का नाम है एफईडी सेलिब्रेशन। और वो एफईडी सेलिब्रेशन की जो मूवी है, उसका कवर डिजाइन है, आपने देखा होगा, उसका पोस्टर वगैरह डिजाइन है। उस पोस्टर में क्या है कि आप और आपकी वाइफ एक बड़ा सा प्लाक लिए ऐसे विनर उसमें वो हैं। उसका एक गाना भी आपको पता है, उसका रॉकी म्यूजिक भी आप सुनते हैं, वो गाना भी है उसका, बहुत हिट है। और उसके अंदर आपके अप्लायंस तालियां बजा रहे हैं। और लेकिन वो हमारी पिक्चर का लास्ट सीन है। उस पिक्चर के लास्ट सीन तक पहुंचने के लिए पहले क्या है, पहले थोड़ी स्ट्रगल से गुजरना है ना? तो ये कुछ ऐसी पिक्चर बनाई गई है, कुछ ऐसी पिक्चर की स्टोरी लिखी गई है कि जिस पिक्चर की स्टोरी में हमें कुछ स्ट्रगल है। और हर पिक्चर में ऐसा होता है। गांधी फिल्म हम सब लोगों ने देखी है। गांधी फिल्म में अगर शुरुआत के सीन में देखिए तो क्या सीन है, पहले ही उठा करके सामान उठा करके ट्रेन से नीचे फेंक दिया और गांधी जी नीचे प्लेटफॉर्म पे गिरे हुए। अब क्या हो रहा है, ये स्ट्रगल है, नहीं एक सीन है ऐसा। अब आप इमेजिन करिए, आपकी पिक्चर में ऐसा सीन नहीं आने वाला कि आपको कोई ट्रेन से फेंक रहा है। आपकी पिक्चर में सीन कुछ ऐसा होगा कि आप किसी के घर पे गए, उसने कह दिया नहीं हमें बिजनेस नहीं करना है, ऐसा होगा सीन। थोड़ा किसी फिल्म में किसी के हाथ पे लिख दिया मेरा बाप चोर है। आपके सीन में क्या होने वाला है, आपके सीन में ये होगा कि आप कोशिश कर रहे हैं और 10 लोगों को बुलाया, कोई नहीं आया। लेकिन वहां पर क्या हुआ, वहां पर किसी को बड़े होटल में जाने से रोक दिया। आप एमवे ऑफिस में गए, गार्ड ने रोक दिया आपको। लेकिन आपको ये समझना है यार, ये तो पिक्चर की शुरुआती सीन है, ये तो इनिशियल सीन है। पिक्चर का लास्ट सीन क्या है? लास्ट सीन में तो आप स्टेज के ऊपर खड़े हो रहे हैं, वो म्यूजिक बज रहा है, सारे फैमिली वाले बैठे हुए हैं, आपका सेलिब्रेशन हो रहा है? तो अब आपको समझना पड़ेगा ना कि यार पहले सीन में तो भैया हीरो मार खाता है ना। शुरू के सीनों में तो आप देखते होंगे कि पहले अमिताभ बच्चन को सब लोग बच्चे में मार रहे हैं, फिर वो एकदम से बड़ा हो जाता है, वो सबको मारने लगता है। नहीं, तो पहले सीन पे तो मुझे मार खानी है, कोई क्या फर्क पड़ता है ना? मुझे थोड़े थप्पड़ पड़ेंगे मेरे को, ठीक है, कोई बात नहीं, वो गार्ड मेरे को रोकेगा। लेकिन मुझे पता है कि आप बात के सीन में क्या है कि वही गार्ड आपके लिए दरवाजा खोल के स्पेशली आपके लिए एमवे ऑफिस खुलेगा, आपके लिए सेलिब्रेशन करेगा। है? ये सब तो एंगल है, जिसकी कहानी में जितना ज्यादा मसाला है उसकी पिक्चर उतनी ज्यादा हिट होने वाली, नहीं है? तो आप इस तरह, अब आपकी पिक्चर की शूटिंग में देखिए कितनी बड़ी पिक्चर है। एमवे ने 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया तमिलनाडु में। अभी हम लोग 18 को वहां पर जा रहे हैं। एक जबरदस्त मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हिंदुस्तान में, एमवे का अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टार्ट हो रहा है। 500 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। किसके लिए हुआ ये इन्वेस्टमेंट? आप ये मत कहिए हमारे लिए, मेरे लिए हुआ। भाई हीरो आप हैं पिक्चर के, तो ये पिक्चर हीरो की है, आपकी है। तो आपकी पिक्चर के लिए ये इन्वेस्टमेंट कर दिया एमवे ने। टीवी के ऊपर रोज ऐड आता है, किसके लिए आता है ना? मेरे लिए आता है ना? नितेश और अंकिता दीक्षित आज यहां पर आए हैं, किसके लिए आए हैं? आपके लिए आए, सिर्फ आपकी पिक्चर के लिए आए। अब चक्कर ये फंस जाता है कई बार कि पिक्चर की शूटिंग में आप डेट ही नहीं दे रहे हैं। यहां जो ये प्रोडक्शन कंपनी ये बताती कि 2 से 5 साल में पिक्चर बनाई जा सकती है। कब? जब आप 2 से 5 साल फोकस्ड होकर के रेगुलर बेसिस पे काम करें। आपने कहा यार 2 महीने तो काम किया, 3 महीने तक शूटिंग पे नहीं आए आप, तो कैसे काम चलेगा? नहीं चल पाएगा। तो हमको क्या करना है? हमको ये समझना है कि अब मेरे को मेहनत कहां करनी है। मेहनत मुझे अपने दिमाग के ऊपर करनी है। इन्वेस्टमेंट किसके ऊपर करना है? सबसे ज्यादा अपने ऊपर करना है। और उस इन्वेस्टमेंट में ध्यान देना है कि भैया मेरी थॉट प्रोसेस, मेरे दिमाग के अंदर कोई भी गलत विचार नहीं चल सकता। तो बुक्स मेरे लिए क्या करती हैं? हमारे दिमाग को, हमारी सोच को स्ट्रेच करती हैं, बड़ा करती हैं। क्यों करती हैं? अच्छा, कौन सी बुक्स पढ़नी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक्स का मतलब ये नहीं कि कोई भी बुक लेकर के पढ़नी शुरू कर देनी। जो हमारे यहाँ रिकमेंडेड बुक्स हैं, जो आपके अपलाइन रिकमेंड करते हैं, जो ब्रिज सिस्टम रिकमेंड करता है, वो सारी बुक्स हम यहाँ पर, अभी बाहर काउंटर होगा उस पर देखिएगा कई सारी बुक्स रखी हुई हैं। उन बुक्स में से आप जो वो कर सकते हैं। हाँ, इनिशियली अगर आपकी बुक रीडिंग की हैबिट नहीं है तो ठीक है, आप थोड़ी पतली बुक से स्टार्ट करिए। जैसे मेरे पहले किताबों का बिल्कुल भी वो नहीं था। मैं तो सोचता हूँ कभी कि हमने स्कूल में कभी इतनी बुक्स नहीं पढ़ी जितनी कि हमने
एजुकेशन सिस्टम के अंदर आने के बाद पढ़नी शुरू की। हमारी अपलाइन ने बहुत संभाल के हमको पहली बुक बहुत पतली दी ताकि हम पढ़ सकें उसको, फिर धीरे धीरे वो बुक्स मोटी होने लगी। और फिर लेकिन बुक का कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारे मनीष जी हैं, अगर मनीष जी से हम कहें कि भैया अपने एक्सपीरियंसेस पे हैं, इन्होंने एमवे बिजनेस के ऊपर मान लीजिए इनके 10-15 साल का एक्सपीरियंसेस के ऊपर आपको कोई बुक लिखनी हो, तो ये क्या करेंगे? या अपनी लाइफ के ऊपर आप एक बुक लिख दीजिए अपने एक्सपीरियंसेस के ऊपर, तो ये अपनी बेस्ट निकाल करके देंगे ना उस बुक के अंदर। तो इन्होंने मान लिया अपना 20 साल का एक्सपीरियंस का निचोड़ निकाल करके एक बुक में दिया मेरे को, है ना। वो 20 साल का एक्सपीरियंस मैंने वो बुक को 2 घंटे पढ़ा, तो मेरे जो विजडम है, मेरी जो नॉलेज है, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो 20 साल से बढ़ गया 2 घंटे में। मैंने आपकी बुक पढ़ी और लीडर्स की बुक पढ़ी, तो क्या हुआ? मेरे को सैकड़ों साल की विजडम आ गई, मेरी सोच बड़ी करने में। और बुक्स में क्या होता है, बुक्स को रोज पढ़ना है। कितनी देर पढ़ना है? 15 से 20 मिनट तो मिनिमम पढ़ने की हैबिट डालनी है, रेगुलर बेसिस पे रोज पढ़नी है। क्योंकि रोज क्यों पढ़नी है? क्योंकि खाना रोज खाते हैं, है ना। खाना दिन में 3 बार खाते हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये कम से कम 10 से 15 मिनट एक बार पढ़ी जा सकती है। और पढ़ते रहने से क्या होगा, आप अपने आप के अंदर फर्क देखना शुरू करेंगे, आपको महसूस होने लगेगा। क्योंकि नॉर्मली कोई आपको नहीं करेक्ट करता, लेकिन ये बुक्स आपको एक बड़ा विजन देती है। लेकिन बड़े विजन से सिर्फ काम नहीं होता, बड़े विजन के साथ चाहिए ये सीडीज क्या करती हैं? मेरे उस विजन को एक डायरेक्शन देती हैं। डायरेक्शन का मतलब मुझे क्या करना है। मैं बहुत एक्साइटेड हूं, मेरी थॉट प्रोसेस सही हो रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन मैं किधर जाकर के उसको अपनी लगानी एनर्जी, तो वो डायरेक्शन मुझे सीडी से मिलता है। क्योंकि सीडीज में आपको एमरल्ड्स और डायमंड्स के एक्सपीरियंसेस सुनने को मिलते हैं। ये एमरल्ड्स और डायमंड के एक्सपीरियंसेस जब हमने सीडी लगाई और सुनी, तो उसका क्या फायदा होता है कि जैसे मान लीजिए जब हम सुन करके चल रहे होते हैं तो हमें समझ में आता है कि हम रास्ता सही पकड़ के चल रहे हैं। नहीं, जैसे एक एग्जाम्पल बताता हूं, आपने हमारी आज सीडी सुनी मान लीजिए, और आपने सुना कि मेरे फ्रेंड्स ने मेरा मजाक उड़ाया। अब आप गए, आपने लोगों से बात करी और आपके भी फ्रेंड्स ने आपका मजाक उड़ाया। तो अगर आपने सीडी नहीं सुनी होती तो आपको लगता है यार मेरे फ्रेंड्स तो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मुझे पीछे हो जाना चाहिए। और जब आप सीडी सुन के गए तो आपको लगा यार नितेश जी के फ्रेंड्स ने उनका मजाक उड़ाया, मेरे फ्रेंड्स ने उनका मजाक उड़ाया, तो नितेश जी की पिक्चर के अंदर वो तो डायमंड बने, इसका मतलब मेरी पिक्चर में भी मैं डायमंड बन जाऊंगा, है? यानी मैं सही रास्ते पे जा रहा हूं। आपने किसी लीडर की सीडी सुनी, उसने मीटिंग करी, 10 लोगों को बुलाया, कोई नहीं आया। आपने 10 लोगों को बुलाया, कोई नहीं, आपको लगा यार सही जा रहा हूं मैं, रास्ता ठीक है मेरा, है ना। तो आपको पता लगने लगता है कि यार मैं सही चल रहा हूं, है ना। वो डायरेक्ट। और सीडीज से क्या होता है, सीडीज हमारे एटीट्यूड के ऊपर भी बहुत काम करती है, हमारे एटीट्यूड को सही करने के ऊपर बहुत वो करती है। क्योंकि पीपल स्किल सीखनी है, लोगों के साथ मिलना है, तो वैसी सिचुएशन, जैसे मान लीजिए आपने हमारी स्टोरी सुनी, आपको कुछ ना कुछ ऐसे उसमें इंस्टेंस मिलेगा जो आपकी लाइफ में भी हो सकता हो रहा। ऐसी स्थिति आपके सामने भी आएंगी, क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलने वाले, तो वो आपको ऐसे कहने वाले। तो जहां पर आपको समझना है कि यार हाँ, ये तो उस जितना हम सुन करके चलेंगे उतना मेरे लिए इजी रहेगा। और ये फंक्शंस, मीटिंग्स क्या करती हैं हमारे लिए? पहले फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन क्या करते हैं? फंक्शन, मुझे जो लगता है सबसे बड़ा काम जो करते हैं फंक्शन, वो एक डिसीजन लेने में मदद करते हैं। और जितना बड़ा फंक्शन होगा उतना बड़ा डिसीजन लेने की मदद करेगा। जैसे अभी हमारे एफईडीज होने वाले हैं, फ्री इंटरप्राइज डे होना है। फ्री इंटरप्राइज डे के अंदर बहुत ज्यादा लोग डिसीजन लेते हैं डायमंड जाने का। आप बहुत सारे डायमंड्स की स्टोरी सुनेंगे तो उन्होंने किसी एफईडी के अंदर डिसाइड किया होगा कि यार हम उस अगली एफईडी के अंदर हम डायमंड होकर के आएंगे। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा फंक्शन जब होता है उतने स्ट्रांग इमोशंस होते हैं, उतना मैसिव लोगों का मास रीइंफोर्समेंट होता है। उसमें क्या होता है कि हमारे लिए एक बिलीफ लेवल बढ़ जाता है और नए लोगों के लिए वो काफी बढ़िया रहता है। और मीटिंग्स क्या करती है, स्पेशली ओपन मीटिंग्स वगैरह, हमारे बिजनेस को सिस्टमाइज करने में हमारे लिए एक ऑफिस की तरह से काम करती हैं। हम एक सिस्टम बेस्ड बिजनेस बनाते हैं। जैसे आज हम यहाँ पर हैं लखनऊ के अंदर, हमारी ओपन मीटिंग हो रही है, तो ओपन मीटिंग हो रही है, वो भी चल रही है, और हम यहाँ पर घूम रहे हैं। ऐसे ही कल को आप यहाँ से निकलेंगे, लेकिन अगर आप एक और बहुत सारे लोग ये कहते हैं आप क्या मीटिंग बहुत होती है, तो इस बिजनेस में हम मीटिंग ही करते आ रहे हैं। इस बिजनेस को बहुत अच्छे से सनी देओल ने समझाया है ना। एक डायलॉग है सनी देओल का, वो जिसको अगर आप सुनेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। वो कहता है कि सिर्फ मिलती है तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, है ना। और आप इस बिजनेस में देखेंगे कि इस बिजनेस में भी सिर्फ तारीख मिलेगी आपको। अभी तक आज तक आपकी अपलाइन क्या तारीख दे रहे थे आपको, है ना, कि 7 नवंबर को बीबीएस है, 7 नवंबर को बीबीएस है। अब जैसे ये तारीख खत्म हुई, आज आपको 3 तारीखें और बता दी कि 20 तारीख और 24 तारीख, 25 तारीख,
है ना, और 25 तारीख खत्म होते होते आपको आ जाएगी एफईडी की तारीख आपकी है। तो आपको पता है कि अगली तारीख, अगली मीटिंग कौन सी है, और हर तारीख पे आपको एक नई तारीख मिलेगी, और उस तारीख को, और इसी तरह से उन्हीं तारीखों के ऊपर करते करते क्या होगा, उन्हीं मीटिंग से निकलते निकलते किसी ना किसी मीटिंग से होते होते आपका क्या होगा, एक तारीख है जो आपकी पिक्चर की रिलीज की तारीख है, वो भी आ जाएगी उसमें। तो देखिए, बुक्स और सीडीज ले आए। विश्वास का जादू, जगाएं अपने अंदर की ताकत को, क्लाउड ब्रिस्टॉल की किताब है, जीवन को बदलने वाला उत्कृष्ट साहित्य। ऐसी बुक्स हमारे लिए जितनी भी इस तरह की बुक्स हैं, हम रेगुलर पढ़ते रहते हैं। हर बुक से आपको कुछ ना कुछ सीखने को, जानने को मिलेगा, और हर बुक के अंदर ये कुछ ऐसा ही है कि इसी बुक को बार बार पढ़ने पे आप पाएंगे कि जितनी बार पढ़ेंगे हर बार उस बुक से कुछ आप नया ले सकते हैं, क्योंकि हमारी जो सिचुएशन है, हमारी लाइफ में कौन सा ऊंट खड़ा है उस समय, उस पर डिपेंड करेगा कि इस बुक से हम क्या लेने वाले हैं। अब हो सकता है कि कई चीज हमारे लिए कोई हेल्थ इश्यू नहीं है, हम उस किताब के अंदर उसके ऊपर कुछ नहीं कर रहे। हमारे बिजनेस के अंदर एक खूबसूरत बात यह है कि ये बिजनेस एक कंप्लीट पैकेज की तरह से है। ये सिर्फ एक नॉर्मल बिजनेस जो होता है वो सिर्फ पैसे के ऊपर फोकस करता है, लेकिन ये बिजनेस सिर्फ पैसे के ऊपर फोकस नहीं करता, ये आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, ओवरऑल आप एज अ ह्यूमन बीइंग, आपकी हेल्थ, आपकी सोच, हर चीज के ऊपर आपको वो करके चलेगा, है ना, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर फोकस करते हैं। तो जब ये करेंगे हम, तो फिर क्या होगा, तब हमारे जो एक्शन स्टेप्स हैं, जिसको हम एक्शन टॉनिक, जिसको हम कहते हैं ब्रेन टॉनिक, उसको कहते हैं एक्शन टॉनिक, वो भी लेते रहना जरूरी है। अब एक्शन टॉनिक की बात करने के पहले मैं चाहूंगा एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक करूं, पहले बहुत देर हुई। ये हमारा माउथ फ्रेशनर है, एमवे का ग्लिस्टर का स्वीट शॉट, बहुत जबरदस्त। हमारी अपलाइन कहती है कि एमवे का प्रोडक्ट तब जरूर इस्तेमाल करो जब सबसे ज्यादा लोग तुमको देख रहे हैं, है ना। और है भी जबरदस्त एमवे के प्रोडक्ट्स। साइबरिन जिनसिंग जिनको बायलोबा हमारा एक न्यूट्राइट का जबरदस्त प्रोडक्ट है, जिसमें साइबरिन जिनसिंग जो है वो हमको एक्साइटेड रखता है, और जिनको बायलोबा हमको ये याद दिलाए रखता है कि हम एक्साइटेड थे किस लिए, है ना। क्योंकि कई बार एक्साइटमेंट में आदमी भूल जाता है कि एक्साइटमेंट था किस लिए, तो इसलिए उसमें वो जिनको बायलोबा भी डाला है ना। ग्लूकोजमीन HCl विद बोसवेलिया ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए एक बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, जॉइंट हेल्थ के लिए, और अक्सर काफी सारे लोग यूज करते हैं। हमारे यहाँ एक जर्मन शेफर्ड था, वो जर्मन शेफर्ड को काफी उम्र हो गई थी उसकी, 12-13 साल की, उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, और काफी उसको कोशिश करी, कुछ उसका ठीक नहीं हो रहा था, तो हमने कहा लो ये ग्लूकोजमीन खिलाते हैं अपना उसको, और अपना हमने ग्लूकोजमीन खिलाया उसको करीब 2 से 3 महीने, और 2-3 महीने के अंदर उसकी चाल जो है वापस ठीक हो गई। और मैं आपको अपने डॉगी के बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार लोगों की बात नहीं मानते, हमारे डॉगी की बात लोग मान लेते हैं, है ना। और प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको बताया कि मुझे 2 तरह के लोगों से बहुत डर लगता था, एक तो डॉक्टर थे और दूसरे पुलिस वाले। एक बार ऐसे एक सेमिनार हो रहा था लखनऊ के अंदर, और सेमिनार के नेक्स्ट डे मेरे पास सुबह फोन आया, आईजी पुलिस लखनऊ का फोन आया उनके ऑफिस से कि वो आपसे बात करेंगे। तो मैंने कहा क्या बात करनी, मैंने फोन उठाया तो उन्होंने कहा कि भाई, खैर उन्होंने बहुत अच्छे से बात करी। उन्होंने कहा शाम को क्या कर रहे हो, हमने कहा बताइए, तो उन्होंने कहा शाम को आओ घर पे डिनर करते हैं साथ में। मैंने कहा अच्छा, तो मैं गया उनके यहाँ डिनर पे शाम को, तो वो उन्होंने कहीं मेरे बारे में सुना था, तो उन्होंने ऐसे मिलने के लिए बुलाया था। हम गए, बातचीत होने लगी, जब डिनर करने लगे तो थोड़ा वो मेरे से कैजुअल हो गए, तो फ्रेंडली हो गए। तो उनसे यार नितेश एक बात बताओ, मैंने कहा पूछिए। कहते यार ये तुम एमबी में फंसाते कैसे लोगों को। तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था उनसे कि ऐसी कोई बात हो करेंगे, तो मैंने कहा आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम फंसाते हैं लोगों को। तो उन्होंने कहा कि यार इतने महंगे प्रोडक्ट हैं, कोई कैसे यूज करता है या कैसे उसको करता है बिना फंसे, मतलब बिना वो किए तो होता नहीं होगा। तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। मैंने उनसे वही सवाल पूछा, जब कोई मुझसे ऐसा कहता है मैं उससे एक ही सवाल पूछता हूं, मैंने कहा आपने कौन सा इस्तेमाल किया, और उन्होंने मुझे वही जवाब दिया जो ज्यादातर लोग मुझको देते हैं कि यार इस्तेमाल तो नहीं किया, सुना है। तो मैंने कहा अगर आप हमारा एमवे का एक प्रोडक्ट भी इस्तेमाल कर लें और उसके बाद आप ये बात कहेंगे अगर, तो मैं आपकी बात मान लूंगा, लेकिन अगर आप बिना यूज किए बात करें तो मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। तो बोले अच्छा एक प्रोडक्ट तुम बताओ, जो कहोगे वो प्रोडक्ट मैं इस्तेमाल करूंगा। तो मैंने सोचा सबसे ज्यादा पीवी किस पे हमारे यहां, है ना। तो हाँ,
तो उस समय हमारा जो प्रोडक्ट था जिनसिंग, है ना, साइबर जिनसिंग, मैंने कहा यही बताते हैं उनको। वो उसके बारे में उनको थोड़ा बहुत बताया, कहते अच्छा चलो ये मैं यूज करता हूँ। एक हफ्ते उन्होंने उसको यूज किया, मैंने फोन किया एक दिन ऐसे पूछने के लिए सब ठीक है, कह रहे यार ठीक तो है, बढ़िया है, लेकिन कुछ साइकोलॉजिकल लग रहा है ना। तो अभी बात, मैंने कहा अरे मैं तो अभी ऐसे ही पूछ रहा था। तो फिर खैर 1 महीने के बाद मैं उनके ऑफिस गया उनसे मिलने के लिए। तो अभी मैं दरवाजा खोल के उनके ऑफिस में घुस रहा था, उन्होंने मुझको देखा, देखते ही अपनी सीट से खड़े हो गए, कह रहे यार नितेश गले लग जाओ मेरे। मैंने क्या हो गया? कह रहे अरे सुबह जो है बैडमिंटन खेलने जाता था, पहले गेम में मैं हाफ करके बैठ जाता था, आजकल मार मार के सामने लोग को भुर्ता बना देता हूं, लोग पूछ रहे खा क्या रहे हो आजकल। तो बेसिकली जब आप देखेंगे इतने जबरदस्त प्रोडक्ट हैं, तो आपके लिए जो हमारा एक्शन स्टेप्स टॉनिक का पहला है 100% यूजर, ये बहुत सिंपल स्टेप है ये, और ये मैंडेटरी स्टेप है कि अगर आप खुद यूजर नहीं है तो आपको किसी भी दूसरे आदमी से बात करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपने आप से ही बात करते रहिए जब तक कि आप एटलीस्ट, मैं कहता हूं एक प्रोडक्ट तो यूज कर रहे हो आप 100%, और फिर धीरे धीरे आप, ये हो सकता है कि भाई और प्रोडक्ट्स के ऊपर जाएं, लेकिन अगर प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं तो अच्छा है कि आप पहले इस स्टेप को ही कोशिश करें कि पहले हम इस स्टेप के ऊपर आए। और ये स्टेप जब करते हैं तो इसका एक बाय प्रोडक्ट हमारा सेकंड स्टेप है, वो है 10 से 15 रिटेल कस्टमर्स। ये बहुत, अगर आप यूजर हैं तो कस्टमर अपने आप बनेंगे, और जो यूज कर रहे होते हैं कस्टमर, आप देखिए उनके भी अपने कस्टमर होते हैं। जो आपका कस्टमर आपसे फोन करता है कि मुझे ग्लिस्टर चाहिए 6 ग्लिस्टर, क्या करना है, आप नहाएंगे? नहीं मेरे 4 कस्टमर, मेरे साथ भी 4 लोग हैं, वो भी लेंगे, यूज करेंगे। तो आप पाएंगे कि जितने भी प्रोडक्ट हैं हमारे, तो ये हमारे वॉल्यूम क्रिएटर भी हैं ये स्टेप्स। और इन दोनों को जब हम करते हैं, मतलब हमें जो भी प्रोडक्ट हमारे घर में इस्तेमाल होते हैं और एमवे उन्हें बनाता है, तो चूंकि हम एक बिजनेस ओनर हैं, तो बिजनेस ओनर को इस बात को समझाने की जरूरत नहीं होती कि अगर उसके घर में पेट्रोल पंप है तो उसको पेट्रोल बाहर से नहीं डलवाना है। सेम उसी तरह से जैसे अगर हमारे पास अपने प्रोडक्ट्स हैं और हम यूज कर रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे टर्नओवर, हमारे एक्सपेंसेस को हम सबसे पहले अपने टर्नओवर में कन्वर्ट करें, अपने खुद के एक्सपेंसेस को, ताकि वो हमारे उसको कर सकें। और ये दोनों स्टेप के बाद जो तीसरा स्टेप है वो है शो द प्लान। शो द प्लान क्या करता है? ये हमारे बिजनेस को ड्राइव करता है। और अगर आप देखेंगे हमारे यहाँ 4 बेसिक्स हैं, जिसमें लिस्ट बिल्डिंग है, कॉन्टैक्टिंग है, उसमें भी शो द प्लान आता है और फॉलोअप आता है। ये बेसिकली क्या करता है? ये हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, सबसे मैंने अपने स्टोरी में आपसे शेयर किया था कि प्लान ने कैसे हमारी लाइफ को चेंज किया। ये प्लान हमें रेगुलर बेसिस पे 5 to 7 टाइम्स अ वीक ये प्लान दिखाना है ना। अब प्लान दिखाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पहले हमें खुद ये प्लान, ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, हमें खुद पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्या है, प्लान क्या है। और ये प्लान बेसिकली क्या करता है? ये क्वालिफाई करने में आपकी हेल्प करता है उन लोगों को जो कि आपके बिजनेस के लिए बने हैं, है ना। अच्छा, हमारे यहाँ जब 100% प्रोडक्ट यूजर की हम बात करते हैं, तो बेसिकली इसमें हमारे यहाँ एक प्रोडक्ट है डेली, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हम सब खा सकते हैं, रोज खाना चाहिए, जिसके अंदर एक टैबलेट के अंदर 13 विटामिन और 11 मिनरल्स हैं, जिसमें हमारे बेसिक आरडीए हमको मिल जाता है। लेकिन इस बिजनेस को करने के लिए एक विटामिन और खाने की जरूरत है जो डेली में नहीं है। वो क्या होता है? वो जब आप ये एसटीपी करते हैं तो आपको खाने को मिलता है। उसका विटामिन का नाम है विटामिन नो, है ना। और बिना विटामिन नो खाए इस बिजनेस में आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, है ना। और जितना ज्यादा खाएंगे उतना आगे जाएंगे। ये जितने लोग आगे बैठे हैं, लीडर्स बैठे हैं जो आपके सामने स्टेज पे आए थे, आप इनसे पूछिएगा इन्होंने कितना विटामिन नो खाया है, आज भी खा रहे हैं। और हमको ये समझना है कि ये जब हम प्लान दिखाते हैं तो या तो वो हमारे को वो लोग मिलते हैं जो हमारे साथ चाहिए, नहीं वो मिलते हैं तो हमको हमारा विटामिन नो मिल जाता है जो हमें चाहिए हमारे बिजनेस के लिए। तो आपको वो कुछ दे करके ही जाता है, कुछ आपसे लेकर के नहीं जाता है। और ऐसे भी समझिए, जैसे मान लीजिए मैं आज राजकोट में आता और मुझे राजकोट में 6 ऐसे लोग चाहिए थे जो कम से कम 1 लाख रुपए महीने की सैलरी पे मैं उनको रख सकूं, जॉब देनी हो मुझे। मेरे पास मेरी एक कंपनी है, उसमें 6 वैकेंसीज हैं, जिस वैकेंसी पे की क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज हैं कुछ, और 1 लाख रुपए की सैलरी है। तो मैं एक पेपर में ऐड देता कि फला फला जॉब प्रोफाइल और ये क्राइटेरिया, मैं 2 भी चाहिए, मैंने करके पेपर में ऐड निकाला। और मान लीजिए उसके इंटरव्यू के लिए 1000 आदमी आ गया, मेरे पास वैकेंसी है 6, आदमी है खड़ा बाहर 1000। अब मैं बैठा हूं टेबल के ऊपर, इंटरव्यू ले रहा हूं। तो जब मैं इंटरव्यू ले रहा हूं तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही है कि मुझे 994 लोगों को रिजेक्ट करना है, सो दैट कि मैं उसमें से बेस्ट जो है 6
जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल सके। तो मैं जब उनसे पूछूंगा, बात करूंगा, तो मेरे दिमाग में सिर्फ ये होगा कि भाई अच्छा उनके अंदर क्या कमी खोज करके कोई रीजन खोजूं कि इनको मैं हटा सकूं ताकि मैं उनमें से सेलेक्ट कर सकूं। ठीक है, सेम ऐसा ही होता है जब हम ये शोधा प्लान कर रहे होते हैं किसी काम में कि हमको भी अपने बड़े बिजनेस को बनाने के लिए हमें कुछ वैसे पार्टनर्स चाहिए जो हमसे भी ज्यादा एक्साइटेड हो, एनर्जेटिक हो, फास्ट हो, हंग्री हो, है ना, एम्बिशियस हो। और जब हम उनके साथ, बस फर्क इतना है कि जब इंटरव्यू में ले रहा होता हूं तो रीजन मुझे उसको देना पड़ता है कि मुझे उसको क्यों नहीं जॉब देनी। और यहां पर क्या होता है कि जब मैं यहां उसको प्लान दिखाता हूं तो वो रीजन वो खुद खोज करके बता देता है कि वो मेरे साथ क्यों नहीं पार्टनरशिप करना चाहता है ना। और मुझे इस बात को समझ करके इस प्लान को दिखाना है कि मैं किसी को डायमंड नहीं बना सकता हूं, मैं किसी को लीडर नहीं बना सकता हूं, वो है उसके अंदर के। मुझे उसको, ये बिजनेस इज नॉट ऑफ क्रिएटिंग लीडर्स बट ऑफ फाइंडिंग लीडर्स। लीडरशिप जिनके अंदर है उन तक पहुंचना है मुझे, और वो पहुंचने के लिए विटामिन नो खा करके पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता नहीं कि किसके अंदर है। जैसे इस हॉल के अंदर इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे ये बात पता है कि इस हॉल के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो इंजीनियर्स हैं? हाथ उठा सकते हैं? ओह सॉरी, गलत सवाल पूछा। ऐसा इंजीनियर्स काफी सारे है ना। कुछ ऐसे लोग हैं जो हाउसवाइफ्स हैं, है ना, कुछ स्टूडेंट्स हैं, है ना, काफी सारे। अब मुझे ये तो पता है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, लेकिन वो हॉल में कहां बैठे हैं मुझे नहीं पता है, वो कहां पर हैं ये मुझे नहीं पता है। मुझे ये पता है कि इस हॉल में ऐसे लोग बैठे हैं जिनका बर्थडे नवंबर के महीने में पड़ता है? ऐसे लोग हैं जिनका बर्थडे नवंबर में है ना, है इस हॉल के अंदर, मुझे पता है, लेकिन ये नहीं पता कि वो कहां बैठे हुए हैं। इस हॉल में ऐसे लोग हैं जिनकी शादी की सालगिरह पड़ती है नवंबर के महीने में, तो मुझे पता है कि इस हॉल के अंदर ऐसे लोग हैं जिनकी शादी की सालगिरह नवंबर के महीने में है, लेकिन कहां बैठे मुझे नहीं पता। मुझे पता है इस हॉल के अंदर अमित हैं, कोई बैठा है जिसका नाम अमित है, जैसे वहां बैठे अमित, एक अमित साहब यहां बैठे, एक यहां बैठे हैं, है ना। और कहां है अमित जी? इधर भी है कोई, है ना। तो मान लीजिए यहाँ पे ये 3-4 अमित लोग यहाँ बैठे हुए, मुझे पता है इस हॉल के अंदर 4 अमित बैठे हुए, लेकिन कहां बैठे मुझे नहीं पता। तो इनको वहां अमित जी तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं कहां से शुरू करूं? मैं यहां से पूछूंगा, मैं इनसे ही पूछूंगा कि क्या आप अमित हैं? तो ये मुझे क्या कहेंगे? नो। तो अगर ये मुझे ये विटामिन नो दे रहे हैं है? तो इस विटामिन नो के साथ एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं मुझे आगे बढ़ने की, मुझे नेक्स्ट करने की, और मुझे अमित जी के करीब जाने की। तो मुझे इनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि इनसे नाराज होना चाहिए? मुझे है शुक्रगुजार होना चाहिए कि भाई थैंक यू, आप अमित नहीं है, क्योंकि मुझे अमित वहां बैठे हुए हैं। अब चैलेंज क्या हो जाता है कि सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है कि हम कहते हैं कि नहीं, आपको पता नहीं, आप ही अमित हैं, है ना। आप इस बात को नहीं जानते, आप बिल्कुल अमित हैं। ये कहते नहीं मैं अमित नहीं। अरे आपको मालूम नहीं भाई साहब, आप ही अमित हैं। अरे नहीं, ये अल्टीमेटली इतना कर देता हूं, ये हाथ जोड़ के कहते हैं हाँ भाई साहब शायद मैं ही अमित हूं, है ना। तो मुझको समझना है इस बात को कि मुझे अमित जी तक जाना है ना। अमित जी वहां बैठे हुए हैं, मुझे इतने सारे विटामिन नो खाते हुए वहां तक जाना है, वो वहां पर हैं। ऐसे मेरे को वो प्लान दिखाते हुए लोगों तक पहुंचते जाना है। वो कब होगा? अब ऐसा हो सकता है, मान लीजिए ये भी एक चैलेंज होता है कि मैंने इनसे पूछा आज, फिर मैंने कहा यार चलो 2 हफ्ते तो मैं फंसा रह गया अपने काम के अंदर, तब तक अमित जी वहां से उठ करके वहां चले गए, बैठ के उधर जाकर, है ना। तो मेरे को रेगुलर बेसिस के ऊपर, क्योंकि ये बिजनेस के अंदर मुझे पता है कि एक डब्बे के अंदर 6 बॉल हैं, और 6 बॉल के अंदर 5 बॉल्स जो है वो रेड है और 1 बॉल जो है वो व्हाइट है। तो मैं अगर एक बार हाथ डाल के निकालूंगा तो व्हाइट बॉल की निकलने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है ना। 20% प्रोबेबिलिटी कि एक बार निकालने में वो बॉल व्हाइट निकलेगी। लेकिन अगर मैं जल्दी जल्दी निकालूंगा, है ना, या एक बार में 6 बॉल्स निकालूंगा, तो 100% प्रोबेबिलिटी कि एक बॉल उसके अंदर व्हाइट होगी। तो सेम उसी तरह से मैं जब ग्रुप्स में और बंचेस में काम करूंगा और जल्दी जल्दी काम करूंगा, तो क्या होगा, उसमें मेरे अमित की मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। और कई केसेस में 100% हो जाएगी। 100% प्रेडिक्टेबल बिजनेस है जो कि हम अपने एफर्ट से ये वो कर सकते हैं कि हाँ ये हमारा बिजनेस के थ्रू हम उन लोगों को ला सकते हैं। तो अब क्या करना है, ये प्लान ये क्वालिफाई करते रहना जरूरी है। लोगों को प्लान दिखाना, रेगुलर बेसिस के ऊपर प्लान दिखाना। और होता क्या है कि कई बार हम खूब सारा ब्रेन टॉनिक लेते हैं लेकिन एक्शन टॉनिक नहीं लेते।
कई बार होता है कि एक्शन टॉनिक ले रहे होते हैं लेकिन ब्रेन टॉनिक नहीं ले रहे होते। ये दोनों का जब बैलेंस बनता है ना तो फर्क क्या आता है वो बताता हूं आपको। एक बार एक आदमी जा रहा था रास्ते के ऊपर और रास्ते पे उसकी 3 मजदूर बैठे हुए थे और पत्थर तोड़ रहे थे। तो उसके पास भी टाइम था, उसने पहले से पूछा भाई क्या कर रहे हो? उसने कहा दिखाई नहीं देता, मैं पत्थर तोड़ रहा हूं। अच्छा, आगे बढ़ा तो देखा दूसरा था, उससे पूछा भाई तुम क्या कर रहे हो? कह रहा मैं जो है एक इमारत बना रहा हूं, एक बिल्डिंग बना रहा हूं। अच्छा, और आगे बढ़ा तो उसने कहा तीसरे से पूछा भाई तुम क्या कर रहे हो? कहते मैं जो है भगवान का मंदिर बना रहा हूं। अब ये तीनों आदमी काम क्या कर रहे हैं? एक ही काम कर रहे हैं, पत्थर तोड़ रहे हैं। लेकिन फर्क क्या है? जो एटीट्यूड के फर्क है उसका फर्क कहां दिखाई दे रहा है, रिफ्लेक्ट कहां कर रहा है? जब ऐसे जो हमारा बिजनेस है, जब हम ये सही ब्रेन टॉनिक के साथ ये बिजनेस करते हैं, कई बार होता है कि हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या हम इस महीने का टारगेट पूरा करना चाह रहे हैं या हमें कुछ लोगों को फंसाना है, ऐसा भी हो सकता है। और एक ऑप्शन है कि भाई मुझे लोगों की लाइफ चेंज करनी। तो जब मैं पत्थर तोड़ रहा हूं तो इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा है कि मैं कैसा तोड़ रहा हूं, लेकिन जब मैं मंदिर बना रहा हूं तो इस बात से फर्क पड़ रहा है कि मैं क्या काम कर रहा हूं। तो वो ऑटोमेटिकली वो वर्क एथिक, वो सबमिशन, वो सारी चीजें बढ़ जाती हैं जब हम एक बड़ा विजन लेकर के काम कर रहे होते हैं। और ये जब ब्रेन टॉनिक के साथ हम जब ये बड़ा विजन लेते हैं तो हम जो डेली बेसिस के ऊपर पत्थर तोड़ रहे हैं, यानी डेली बेसिस के ऊपर जो हम विटामिन नो ले रहे हैं या डेली बेसिस के ऊपर जो प्लान दिखा रहे हैं जाकर के, वो जो है मेरी प्रोसेस जो है वो काफी हद तक चेंज हो जाता है। क्योंकि मुझे पता है कि भैया इतनी बड़ी इमारत बनानी है तो मैं फाउंडेशन के ऊपर भी काम करूंगा पहले, वरना क्या होगा। अभी हमारे बहुत जबरदस्त लीडर सुगीत अजवानी जी आए थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि भाई इस महीने के बोनस के लिए, इस साल के बोनस के लिए, इन चीजों के लिए बिजनेस मत बिल्ड करो, बिजनेस सही से बिल्ड करो, ऑटोमेटिकली सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी। और अगर आप एमवे बिजनेस एक बार सही से बिल्ड कर लेंगे, हम ये नहीं कहते कि आप बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर देंगे तो कुछ होगा, आप अगर छोटा बिजनेस भी सही से बिल्ड कर देंगे एमवे का, छोटा बिजनेस का मतलब मैं कह रहा हूं 10,000 पीवी का सही बिजनेस अगर बिल्ड करते हैं। मैं आपको बताता हूं, आपने मेरे अपलाइन का नाम क्या था? मैंने बताया था आपको, मदन लाल जी, आपने नाम सुना? क्या करते थे वो? इंजीनियर थे, है ना? मदन लाल जी इंजीनियर थे। उन्होंने ये बिजनेस 2 साल किया, सिर्फ 2 साल उन्होंने सही तरीके से किया बिजनेस। क्यों 2 साल किया? क्योंकि 2 साल के बाद एक रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। लेकिन वो 2 साल का सही किया हुआ बिजनेस, और उन्होंने एक एएलएस पे गए, वो प्लैटिनम फोरम हमारे साथ गए थे और बैंकॉक के ट्रिप पे हमारे साथ गए थे। उसके बाद उनकी डेथ हो गई। लेकिन वो 2 साल के किए हुए बिजनेस की वजह से आज इस बात को करीब 13-14 साल हो गए। लेकिन अब इस साल, जैसे अगले महीने हम लोग का एमवे का पेरिस का ट्रिप जा रहा है, वो 2 साल की मेहनत की वजह से इस साल उनकी फैमिली, उनकी वाइफ और उनका बच्चा पेरिस जा रहे हैं, है ना? उनका बिजनेस फाउंडर प्लैटिनम लेवल पे था जब उनकी डेथ हुई। आज बिजनेस गिर करके 15% पे नहीं गया, आज बिजनेस ग्रो हो करके सेफायर लेवल तक पहुंच गया, है ना? उनकी इनकम उस समय 30-35 हजार रुपए महीने की थी, वो 35 हजार से घट करके 8 हजार नहीं हुई, वो 35 हजार से बढ़ के 70-80 हजार रुपए महीने की इनकम पे आ गए। और इतना ही नहीं, मैं एक इंसिडेंस बताऊंगा, आप अमेज्ड हो जाएंगे सुनकर पॉसिबिलिटीज। उन्होंने अपनी ड्रीम बुक में लिखा था कि शादी की 25वीं सालगिरह हम स्विट्जरलैंड में मनाएंगे। शादी के उस समय उनके 10 साल या 12 साल हुए थे, डेथ हो गई। हमें ये बात कैसे पता चली? एमवे के फेस टू फेस इवेंट में, जिसमें नए ट्रिप्स अनाउंस होते हैं, उसमें अनाउंस हुआ कि हम लोग नॉर्मली साउथ ईस्ट एशिया का ट्रिप ले रहे थे, उन्होंने, कंपनी ने अनाउंस किया कि हम एक मेगा एलएस करेंगे और आपको स्विट्जरलैंड लेके जाएंगे। हमारी अपलाइन बहुत इमोशनल हो गई उस दिन, उनकी वाइफ, और उन्होंने हमें बताया कि भाई ये वो उन्होंने लिखा था कि 25वीं सालगिरह हम वहां मनाएंगे। हमने कहा अच्छी बात है, स्विट्जरलैंड चलेंगे। तो मैंने कहा बढ़िया बात है। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारी शादी की सालगिरह है इसी साल, 25वीं सालगिरह। हमने कहा अच्छा। लेकिन हमने कहा कि एमवे का ट्रिप होता था नवंबर दिसंबर के महीने में, जैसे भी हम लोग जा रहे हैं दिसंबर के महीने में जा रहे हैं, उनकी शादी की सालगिरह थी मई के महीने में। हमने कहा ये तो आपकी शादी सालगिरह मई में है, कोई बात नहीं, हम लोग सेम ईयर तो जा ही रहे। लेकिन तब तक क्या हुआ, एमवे ने कहा कि भाई कुछ वो टाइमिंग ऐसी सेट हुई कि एमवे ने कहा कि हम आपको मई के महीने में लेकर के जाएंगे। हम लोग ने जब सुना मई का महीना, तो फिर क्या हुआ, काफी सारे लोग इंडिया से जाते हैं तो कई बैचेस में जाते हैं। हम लोग हमेशा फर्स्ट बैच में जाते हैं। तो फर्स्ट बैच में की जो डेट्स थी और जो उनकी शादी की सालगिरह डेट्स थी वो अलग अलग थी, तो महीना सेम था। हमने कहा चलिए कोई बात नहीं। लेकिन तब तक एमवे से चिट्ठी आई
कि आपका ग्रुप साइज कुछ ऐसा सेट हो रहा है कि उसको हम चाहते हैं कि अगर आप कहें तो हम सेकंड बैच में कर दें, और सेकंड बैच में वो एग्जैक्ट डेट्स थी जिसमें उनकी शादी की सालगिरह पड़ रही थी। हमने उनकी वाइफ, उनके बच्चे के साथ हमारी पूरी टीम ने, उनकी पूरी एलओएस ने उनकी शादी की 25वीं सालगिरह स्विट्जरलैंड में मनाई। किस बिजनेस की वजह से? जो 2 साल उन्होंने सही बिजनेस किया। आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते। इसको ऐसे समझिएगा कि आज हम यहां राजकोट में हैं, कम से कम 1500 किलोमीटर दूर हैं लखनऊ से, और करीब 14-15 साल बाद की बात है, उनकी डेथ के 15 साल बाद की बात है। आज आप मदन लाल जी का नाम जानते हैं, उनके प्रोफेशन के बारे में जानते हैं, उनके बिजनेस के बारे में जानते हैं। आज के 15-20 साल बाद यहां से हजारों किलोमीटर दूर क्या कोई ऐसा होने वाला है जो आपका नाम ले रहा हो कहीं पर खड़ा होकर के? है ना? वो तब हम ये जो एफर्ट कर रहे हैं, वो जो मोमेंटम बनेगा, वो जो लेगेसी होगी, वो उसके बारे में चिंता मत करिए। आप जो काम कर रहे हैं, जो लोगों के ड्राइंग रूम के अंदर शाम को जा रहे हैं या लोगों से बात कर रहे हैं, उसके अंदर सही तरीके से करिए, उसको राइट करिए, एक बार सही करिए। आप पाएंगे कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि हजारों किलोमीटर छोड़ दीजिए, 15 साल छोड़ दीजिए, सैकड़ों सालों तक आपका नाम लेने वाले लोग रहेंगे। ऐसा ही बिजनेस बनाना चाहते हैं ना, है ना? और इसमें कुछ कैरेक्टर की भी जरूरत पड़ेगी, और मैं चाहूंगा कि अंकिता को बुलाऊं और वो आपसे आकर के थोड़ी इसके बारे में बात करें आगे की। अंकिता जी। नमस्कार। नींद तो नहीं आ रही आप लोग को? बोर तो नहीं हो रहे हैं? पक्का? अच्छा, हमारे लखनऊ में क्या होता है कि जब टीचिंग सेशन स्टार्ट होता है तो फिर लोग सोने लग जाते हैं। तो कई बार मैंने फोटो खींची है लोगों की प्रूफ के लिए, तो बाद में फिर जब वो सो रहे होते हैं तो उनको जगाओ कि आप सो गए थे क्या? तो नहीं, मैं सो कहाँ रहा था, मैं तो खो गया था ट्रेनिंग में। तो वो वाली सिचुएशन यहाँ पे तो नहीं है ना? गुड। एक बात बताना चाहूंगी, जब हम लोग जाते हैं 2-2.5 घंटे की पिक्चर देखने के लिए, पिक्चर हॉल में बैठते हैं, तो चाहे हम जितने भी थके हों, चाहे हमें जितनी भी नींद आ रही हो, बट 2.5 घंटे तक हमें कभी नींद आती है, हम कभी बोर होते हैं। हमारा एक्साइटमेंट, हमारी जो एनर्जी लेवल है, वो लास्ट मोमेंट तक एकदम वैसे के वैसे हाई रहता है। होता है कि नहीं? और कई बार ऐसा होता है कि जब हमारा 2 से 2.5 घंटे की टीचिंग्स होती हैं या कोई सेमिनार हो गया, तो कई बार हम बोर होने लगते हैं। दिल से बताइएगा, होता है कि नहीं? यार बहुत लंबा हो गया है, बैठे बैठे थक गया आज तो। क्या रीजन क्या है इसके पीछे? आपको पता है? वो जो पिक्चर होती है 2.5 घंटे की, उसके लिए हम इतना ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, हम उसमें इतना ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, इतना एक्साइटेड होते हैं, और शायद हमारा इंटरेस्ट इतना उसमें नहीं है जितना कि हमारी मूवी में रहता है, उतना हमारी टीचिंग्स में नहीं है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, जब 2.5 घंटे की पिक्चर आप पिक्चर हॉल में देखते हैं तो कोई पिक्चर आपको हीरो नहीं बना सकती। एक बार क्या हुआ कि मेरे यहाँ पे शादी थी, तो शादी की शॉपिंग के लिए बार बार आना जाना हो रहा था। एक ही शॉप पे, पर्टिकुलर एक शॉप है वहाँ पे, काफी बड़ी है। तो वहाँ पे जो साड़ियाँ दिखाते थे हम लोग को, साड़ियाँ और सूट, तो उनसे हम लोग की थोड़ी बहुत जान पहचान हो गई। तो 2-4 बार हम लोग गए, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैडम एक बात बताइए। हमने कहा हाँ पूछिए। तो वो बोले कि आपके हस्बैंड करते क्या हैं? तो हमने कहा कि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों लोग एमवे बिजनेस करते हैं। तो बोले कि एमवे? हमने कहा हाँ एमवे। आप किसी को बताइए कि अगर आप एमवे बिजनेस कर रहे हैं तो एक पॉज और उसके बाद लंबा सा एमवे, जैसे कि एमवे नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्या गुनाह कर दिया है। हमने कहा हाँ एमवे क्यों, आपको पता है इसके बारे में? हाँ पता है, वो हमारे दिल्ली में एक हमारे जानने वाले थे रिश्तेदार, वो करते थे, तो उनके नीचे हमने भी ज्वाइन किया था। और सबके बस की बात नहीं है एमवे फेमवे करना, हमसे तो नहीं हो पाया, हमने छोड़ दिया। हमने कहा एकदम सही कह रहे हैं शुक्ला जी, आप सबके बस की बात नहीं है एमवे फेमवे करना, क्योंकि इसको करने के लिए ना एक स्किल चाहिए, इसको करने के लिए आर्ट चाहिए, इसको करने के लिए पैशन चाहिए। वो बहुत कम लोगों में ऊपर वाला देता है, सबके बस की बात नहीं जो एमवे बिजनेस कर ले।
तो उन्होंने स्माइल किया, बोले आप एकदम सही कह रही हैं। फिर चलते चलते मैंने कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो आपका मोबाइल नंबर मैं ले सकती हूँ? तो बोले हाँ हाँ बिल्कुल ले लीजिए। तो मोबाइल नंबर मैंने उनका फीड किया और मैंने उनसे पूछा कि ये बताइए आप व्हाट्सएप पे हैं? तो बोले कि अरे बेटा आजकल व्हाट्सएप पे कौन नहीं होता है। हमने कहा हाँ ये भी सही कह रहे हैं। बोले वैसे तुम करोगी क्या? हमने कहा है कि हम जब अपनी टीम के साथ पेरिस में एफिल टावर पे घूम रहे होंगे ना, तो एक सेल्फी खींच के आपको व्हाट्सएप पे भेजेंगे और लिखेंगे कि शुक्ला जी आई एम मिसिंग यू वेरी वेरी मच। तो अगली बार आपको भी कोई ऐसा मिले तो प्लीज उसका नंबर लेना मत भूलिएगा, और जब आप एफिल टावर की सैर कर रहे होंगे तो उसको आप अपनी सेल्फी खींच के जरूर भेजिएगा। मैंने कहा ना लास्ट स्टेटमेंट हमेशा आपकी होनी चाहिए, और भले ही वो बोले ना बोले लेकिन उसको कहीं तो लगे यार सही में यार ये पेरिस घूम रहा है और हम यहाँ साड़ियां दिखा रहे हैं दुकान पे। तो इसी तरह से आपका बिजनेस हो जाएगा। कोई आपको हाँ कहेगा, कोई आपको ना कहेगा, आपको दिल पे लेने की जरूरत नहीं है नो वालों को। एक बार माधुरी दीक्षित का इंटरव्यू आ रहा था, अनुपम खेर का एक शो आता है, तो उसमें माधुरी दीक्षित आई थी। तो ऐसे ही अनुपम खेर ने पूछा कि एक कोई मूवी शुरुआत में उसकी सारी मूवीज फ्लॉप होती चली गई। तो अनुपम खेर ने बोला कि ये बताइए कि आपको लोग जब क्रिटिसाइज करते थे, जब बहुत बुरा भला कहते थे आपको, तो आपको बुरा नहीं लगता था? तो माधुरी दीक्षित ने कहा कि नहीं मुझे बहुत बुरा लगता था पहले, शुरुआत में मैं बहुत ज्यादा मैं अपसेट रहती थी और मैं सोचती थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मैंने एक बुक में पढ़ा, तो उसके बाद से मैंने उस प्रॉब्लम को हैंडल करना सीख लिया। तो बोले कि कैसे? तो बोले कि देखिए जब आप कोई भी काम करेंगे, कोई भी बड़ा काम आप बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो 50% लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे और 50% लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप दिल से किसे लगा के रखते हैं। और मैं हमेशा जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मेरा अप्रिशिएशन है, मैं हमेशा उनको अपने दिल से लगा के रखती हूँ। मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि किसने मुझे क्रिटिसाइज किया, मैं तो सिर्फ उन पे ध्यान देती हूँ जो मुझे प्यार करते हैं, जो मेरे फैंस हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है वाकई में। हम जब लोगों के पास अपना बिजनेस लेकर जाएंगे तो कुछ लोग हमें नो कहेंगे, कुछ लोग हमको यस कहेंगे, क्योंकि सब इस दुनिया में बिजनेस नहीं कर सकते। जिस तरह से सब डॉक्टर नहीं बन सकते, सब इंजीनियर नहीं बन सकते, सब आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकते, सब टीचर नहीं बन सकते, उसी तरह से सब डायमंड नहीं बन सकते। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप लोगों की नो को दिल से लगा के रखे हैं, या जो जिसने हाँ कह दिया है, जो आपके साथ बिजनेस साइन कर रहा है, जो आपके साथ बिजनेस ज्वाइन कर लिया है, उसको लेके आप चीयर करते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप दिल से किसे लगा के रखते हैं। दूसरी खास चीज ये है कि जब हम क्या करते हैं, हम अपने आसपास का एनवायरनमेंट सोचते हैं यार सब चेंज करने की कोशिश करते हैं। एक बार क्या हुआ कि जेल में एक सर्वे हुआ, कैदियों से पूछा गया कि ये बताइए आप यहाँ जेल में हैं आज, तो इसके लिए आप किसे रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, किसे जिम्मेदार मानते हैं? तो 100% कैदियों ने यही कहा कि यार ऐसी ऐसी सिचुएशन आ गई मेरे सामने, ऐसे ऐसे लोगों ने मुझे गुस्सा दिलाया, तो मेरी सारी जेल में मेरे होने के पीछे उन्हीं लोगों का हाथ है। तो पता चला कि जेल में एक्चुअली सबसे ज्यादा शरीफ लोग थे, क्योंकि वो जिम्मेदार अपने आप को मान ही नहीं रहे थे। उनको लग रहा था कि उन्हें यहाँ पहुंचाने वाला कोई और है। इसी तरह जब एक भ्रष्ट नेता घोटाले में पकड़ा गया तो उससे पूछा गया कि ये बताइए कि आप जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आप घोटाले में पकड़े गए, तो इसके लिए आप किसे जिम्मेदार समझते हैं, आप ये जिम्मेदारी लेते हैं क्या? तो वो कहता है ना बिल्कुल नहीं। तो पूछते हैं क्यों, पत्रकार पूछते हैं क्यों? तो बोले कि मैं कैसे जिम्मेदार हूं, इसके लिए जनता जिम्मेदार है, जिसने मुझे वोट दिया। वो जानती थी कि मैं भ्रष्ट हूं, फिर भी उसने मुझे वोट दिया। तो हम क्या करते हैं कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके लिए हम हमेशा सामने वाले को ब्लेम करते हैं। हम कभी आगे बढ़कर जब कुछ अच्छा होता है तो हम सारा का सारा क्रेडिट खुद ही लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब कुछ बुरा होता है तो हम क्या करते हैं कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी
दूसरे पे थोप देते हैं, सारा ब्लेम हम दूसरे पे थोप देते हैं। और ये बिजनेस ऐसा है कि जब कुछ खराब हो तो आगे बढ़ के एक लीडर की तरह सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने ऊपर ले लीजिए, और जब कुछ अच्छा हो तो सारा का सारा क्रेडिट अपनी टीम को दे दीजिए। आपका बिजनेस दौड़ेगा। आपको पता है दुनिया में जब भी आप कुछ बड़ा करने का सोचेंगे, जब बड़ा काम करने जाएंगे, बड़ा बिजनेस बनाने की सोचेंगे, तो आपके साथ कुछ सिचुएशंस आएंगी। सबसे पहले जब आप कुछ बड़ा डिसीजन लेंगे तो लोग जो आपके साथ थे, जो आपको लगता था कि बहुत नियरेस्ट है, मेरे डियरेस्ट हैं, वो लोग आपका मजाक बनाएंगे। ऐसा होता है कि नहीं? जब हम बिजनेस का डिसीजन लेते हैं तो लोग मजाक बना, अरे तुम करोड़पति बनोगे यार, छोटी मोटी कोई जॉब कर लो, हर महीना पैसा आएगा, ठीक रहेगा। कहाँ तुम करोड़पति, ऐसे बोलते हैं कि नहीं? कहाँ तुम करोड़पति बनने के सपने देख रहे हो? आपका बहुत मजाक उड़ाएंगे। दूसरा पॉइंट, वो सब आपका साथ छोड़ देंगे जो आपको लगेगा कि यार ये तो मेरा एकदम कभी साथ ही नहीं छोड़ सकता था, ये तो मेरा बहुत करीबी था, वो आपका साथ छोड़ देंगे। नंबर थर्ड, वो जो आपके बहुत करीबी थे वो आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, आपका विरोध करेंगे जो आप कर रहे हैं, आपको मना करेंगे कि ये काम मत करो। और नंबर फोर्थ, सबसे लास्ट लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस दिन आप सक्सेसफुल हो जाओगे उस दिन वही लोग आपके पास आएंगे और कहेंगे यार मुझे तो पहले ही पता था कि तू एक ना एक दिन कुछ बड़ा जरूर करके दिखाएगा। तो हमेशा चौथे पॉइंट को माइंड में रख के आप बिजनेस बनाइएगा। आपको बड़ा मजा आएगा, आपको बहुत फन लगेगा, आपको बहुत लाइट लगेगा, आपको बहुत इजी लगेगा, आपको बोझ नहीं लगेगा बिजनेस। बिल ब्रेट कहते हैं कि जब आप 1200 लोगों को एक प्लान दिखाते हैं, बिजनेस प्लान, तो 900 लोग आपको मना करेंगे बिजनेस में आने से, नो बोलेंगे। 900 में से 300 लोग बचे जो आपके साथ बिजनेस साइन अप करेंगे, और 300 लोगों में से 85 लोग ऐसे होंगे जो आपकी बात को सुनेंगे, और 85 में से 35 लोग ऐसे होंगे जो सीरियसली आपके साथ कमिटेड होंगे, और 35 में से 11 लोग ऐसे होंगे जो आपको मल्टी मिलियनेयर बना देंगे। तो आपको मल्टी मिलियनेयर बनने के लिए 1200 लोगों को प्लान दिखाना वर्थ लगता है कि नहीं, ये बताइए मुझे। क्या मल्टी मिलियनेयर बनने के लिए हम 900 नोज नहीं सुन सकते? क्यों नहीं सुन सकते हैं? हम सुन सकते हैं, हम कर सकते हैं, और हम कर रहे हैं। आपको पता है बहुत जरूरी है टीचेबल रहना इस बिजनेस को करने के लिए। कई बार होता है कि हमें सब आता है, हमें लगता है ना हमें सब आता है, हम सब जानते हैं, हमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। इतना कुछ है सीखने के लिए, इतना कुछ है कि हम पूरी उम्र अगर सीखते रहें तो भी हम सारी चीजों को नहीं सीख सकते। तो कभी भी आप ये मत सोचिएगा कि आपको सब आता है, आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। मुझे भी ऐसे लगता था, मुझे लगता था यार मैं बहुत पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक पढ़ती हूँ और मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। एक दिन मैंने किसी बुक में पढ़ा, उसमें लिखा था कि आप अपना लेवल चेक करने के लिए कि आप कितने पॉजिटिव हैं, आप सुबह सो के उठिए तो एक नोट पैड लीजिए, एक पेन लीजिए, और सुबह से लेकर रात तक जो जो थॉट्स आती हैं, जो जो फीलिंग्स, नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी, वो लिखते जाइए। मैंने वही किया। मैंने अब एक साइड अपने पॉजिटिव थॉट लिखे और एक साइड अपने नेगेटिव थॉट लिखे। जब रात हुई तो आप बिलीव नहीं करेंगे, उसमें से 90% थॉट्स मेरे नेगेटिव थे और 10% थॉट्स मेरे पॉजिटिव थे। मुझे क्या लगता था कि मैं बहुत पॉजिटिव हूं, क्योंकि मैं बुक्स पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं मीटिंग्स में जाती हूँ, क्योंकि मैं सेमिनार। पढ़ना और सुनना अलग बात है, अपने जीवन में किसी लाइन को उतार लेना अलग बात है। ये मैटर नहीं करता है कि आपने कितनी बुक्स पढ़ी, मैटर ये करता है कि आपने बुक की कोई लाइन अपनी जिंदगी में उतारी क्या, आप उसको अपने एक्शन में ढाल पा रहे हैं क्या, आप उसको बिहेवियर में अपने ला पा रहे हैं क्या। हमें पता है कि सच बोलना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, ये सब बहुत अच्छी चीजें होती हैं, बट क्या सिचुएशन अगर आती है कुछ ऐसी तो वाकई में हम सच बोलते हैं, खरे हैं एकदम, भले किसी को कुछ बुरा लगे, कुछ हो जाए, लेकिन क्या हम सच्चाई का ही साथ देते हैं? ऐसा होता है? नहीं होता है। कई बार ऐसी सिचुएशन आपका
टेस्ट लेती हैं सिचुएशन कि आप कितने स्ट्रांग हैं अंदर से। तो कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपको झूठ बोलना ही पड़ेगा, लेकिन तब भी क्या आप सच का ही साथ देंगे? ये अपने आप को टेस्ट करने की छोटी छोटी लेकिन बहुत स्ट्रांग चीजें हैं। तो सबसे पहले सुधार की कहाँ जरूरत है? खुद पे। हम क्या करते हैं? हमेशा दूसरों पे ब्लेम करते हैं, ये ऐसा वो वैसा, हमारा अपलाइन ऐसा है, अगर वो ऐसा होता तो आज हम भी डायमंड बन गए होते। अपलाइन भी सोच रहा है, आप ये मत सोचिए, वो सोच रहा है हमारा डाउनलाइन अगर ऐसा होता तो आज हम भी डायमंड बन गए होते। तो हम क्या करते हैं? इस पे मुझे गालिब का एक शेर याद आ रहा है, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा कि धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। हम सोचते हैं कि यार अपने फ्रेंड्स बदल दो, अच्छे अच्छे लोगों से दोस्ती कर लो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, रिच लोगों से दोस्ती कर लो, हमारे पास ये पैसा आ जाएगा। हम सोचते हैं कि चलो अच्छे अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहन लें, हो सकता है हमारी पर्सनालिटी चेंज हो जाए। हम सोचते हैं कि चलो बहुत महल जैसा घर बनवा लेते हैं, हो सकता है कुछ बदल जाए। लेकिन जहां सबसे ज्यादा चेंज होने की जरूरत है, खुद पे, उसको कभी चेंज करने की कोशिश नहीं करते। सबसे ज्यादा चेंज होने की जरूरत है तो खुद पे। अगर जिस दिन आपने पूरी दुनिया को छोड़कर अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया, उस दिन पूरी दुनिया आपके लिए ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत कहाँ है? खुद पे। आपका फोकस कहाँ है? आपके रिजल्ट्स अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं मिल पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जरूर आपके फोकस में कोई गड़बड़ी है। आप ये सोचो ना कि आप पूरे दिन भर में क्या बोलते हो। कई बार ऐसा होता है ना, हम सोचते हैं यार, कंप्लेन करते रहते हैं, यार ये ऐसा है, वो वैसा है, वो सिचुएशन ऐसी है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ ये परेशानी है। तो हमारा फोकस कहाँ है? कंप्लेन पे और प्रॉब्लम्स पे। हम कभी ये सोचते हैं कि हमारे पास ये है जो है, हम उसके लिए ग्रेटफुल हैं? आप सोचिए कितने सारे ऐसे लोग होंगे जिनको खाने को नहीं मिलता है दिन भर में, कितने सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें कपड़े पहनने के लिए नहीं मिलते हैं, कितने सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही है पढ़ाई की वजह से, पैसे की वजह से, उनके पास पैसे की इतनी कमी है। तो हम जब अपने से नीचे वालों को देखेंगे तो हमारे अंदर ग्रेटफुल वाली फीलिंग आएगी। कितने लोग सुबह उठ के भगवान को थैंक यू बोलते हैं? इसलिए क्योंकि शायद बहुत सारे लोग रात में सोए होंगे, सुबह उठे ही नहीं। उसने हमें एक नया दिन दिया ना। इन छोटी छोटी चीजों के लिए जब आप ग्रेटफुल होना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप बहुत सारी ऐसी चीजें अट्रैक्ट करेंगे जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। और अपनी हर सिचुएशन, अपनी हर छोटी छोटी चीजों के लिए अगर हम कंप्लेन करते रहेंगे तो अपनी लाइफ में आप बहुत ऐसी सारी चीजें अट्रैक्ट करेंगे कि आप कंप्लेन ही करते रह जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जिन चीजों में हमारी एनर्जी फ्लो होती है, हम जिन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, हम जिन चीजों पे फोकस कर रहे हैं, हम जिन चीजों के बारे में सोच रहे हैं, उधर क्या कर रहे हैं, हम जाने अनजाने अपनी एनर्जी फ्लो कर रहे हैं। और जिन चीजों में हम अपनी एनर्जी फ्लो करते हैं वो सारी चीजें हमारे पास आती हैं, हम उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आपके रिजल्ट्स वैसे नहीं हैं जैसे आपको चाहिए तो कहीं ना कहीं सबसे पहले चेंज होने की जरूरत कहाँ है? अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करिए। आप देखिए कि आपका फोकस कहाँ होना चाहिए था और कहाँ है। जब आप अंदर से चेंज करेंगे, वही चीज है ना कि हमने सीड डाला है करेले का और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे पेड़ बड़ा होगा तो उसमें से कोई मीठा एप्पल निकलेगा। हम बहुत वेट करते हैं सीड डाल के करेले का, हम वेट करते हैं कि पेड़ बड़ा हो रहा है, अब एप्पल निकलने वाला है। तो आप क्या देखते हैं, पेड़ बड़ा हो रहा है लेकिन उसमें से एप्पल नहीं करेला निकला है। तो आपको गुस्सा आता है, फिर आप पेड़ को कट कर देते हैं, फिर कहते हैं कि इस बार एप्पल निकलना चाहिए। फिर दोबारा फिर देखते हैं आप, फिर उसमें से करेला निकल रहा है। आप बहुत हैरान परेशान हो जाते हैं। फिर आपको सोल्यूशन तब मिलेगा जब आप पेड़ को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे और वहां पे एप्पल का सीड डालेंगे, तब वहां पे एप्पल निकलेगा।
सबसे पहले सीड डालिए अपने माइंड में पॉजिटिविटी का। आप डायमंड बनेंगे, आपको डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन कुछ भी बनने से पहले जरूरत है एक अच्छा इंसान बनने की। अगर आप एक अच्छे इंसान बन गए ना, तो इस धरती पे आपसे अमीर कोई नहीं है। पता है, पैसा कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है, पैसा आप कमा ही लेंगे किसी ना किसी प्रोफेशन में, लेकिन एक सच्चा और एक अच्छा इंसान बनना बहुत मुश्किल है। तो अंदर से अपने आप को चेंज करिए। आप देखेंगे कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, उनकी वाइब्रेशन ऐसी होती है कि आपको मन करेगा यार हम उनके साथ रहें, उनसे बातें करें, उनके साथ चिपके रहें जितनी देर वो रहें। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हम दूर से देखते हैं और रास्ता बदल लेते हैं, यार ऐसा ना हो वो चिपक जाए आके। होता है कि नहीं? वो क्या होता है एक्चुअली, जो हमारे अंदर है वो बाहर रिफ्लेक्ट करता है। हमारी वाइब्रेशन वैसी होती है जैसी हमारी थिंकिंग होती है, जैसे हमारे थॉट्स होते हैं। आपको पता है एनिमी कहीं बाहर नहीं है, एनिमी हमारे अंदर है। एनिमी क्या है? एंगर। एनिमी क्या है? जेलसी। एनिमी क्या है? क्रिटिसिज्म, फियर। ये सब एनिमी है। तो आप अगर कहीं बाहर ढूंढ रहे हैं तो बाहर नहीं है, सारी चीजें आपके अंदर है। चेंज होने की जरूरत किसे है? खुद को। और जिस दिन आपने अपने आप पे काम करना शुरू कर दिया, खुद को चेंज कर लिया, सेल्फ रियलाइजेशन हो गया। एक बार क्या होता है, एक मॉन्क होता है, उसको मेडिटेशन करना होता है, तो वो कोई ऐसी जगह ढूंढ रहा होता है जहां पे लोग उसे डिस्टर्ब ना कर सकें। वो बहुत परेशान होता है, कहता है कि जहां जाओ वहां लोग आ जाते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, तो ऐसी कोई जगह मिल जाए जहां पे लोग मुझे डिस्टर्ब ना करें, मैं ऐसी जगह जाके मेडिटेशन करना चाहता हूँ। तो वो बहुत सोचता है, फिर उसके माइंड में अचानक एक आइडिया आता है। वो एक बोट लेता है और नदी के बीचों बीच जाकर मेडिटेशन करना स्टार्ट कर देता है। 2-3 घंटे मेडिटेशन करता रहता है, तो अचानक से उसको लगता है कि उसकी बोट पे किसी दूसरी बोट ने बहुत जोर से टक्कर मारी। तो जब वो आंखें बंद किया होता है तो उसको बहुत गुस्सा आता है, और वो बस आंखें खोलता ही है कि सामने वाले बोट को मैं अच्छे से डांट लगाऊं, क्योंकि मैं इतने बीच में आया हूं मेडिटेशन करने के लिए और यहाँ भी लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। तो जैसे ही वो गुस्से में आंख खोलता है, अचानक देखता है कि वो तो एक खाली बोट है जो नदी में बहते बहते कहीं से आ गई है और उसकी बोट को टक्कर मार दी है। तो अचानक उस मॉन्क को सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि यार ये एम्प्टी बोट तो सिर्फ एक ट्रिगर थी मेरे अंदर जो है उसको बाहर निकलवाने के लिए। एक्चुअली एंगर तो मेरे अंदर ही था। तो बाहर की सिचुएशन सिर्फ एक ट्रिगर होती हैं, आपके अंदर से बाहर वही निकलेगा जो ऑलरेडी आपके अंदर है। आप कहते हो ना कि सिचुएशन के हिसाब से हम चेंज हो जाते हैं, हमें गुस्सा आता है किसी को देख के। कई बार ऐसा होता है ना कि किसी को देख लो तो इरिटेशन होता है, यार मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। ऐसा नहीं होता है, गुस्सा आपके अंदर पहले से ही है। अगर आपको अंदर गुस्सा नहीं है तो आपके सामने कोई भी सिचुएशन आए, कोई भी इंसान आ जाए, आपको गुस्सा नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको है अंदर से गुस्सा, तो फिर कैसी भी सिचुएशन जरा सा भी आपके अकॉर्डिंग काम नहीं हुआ तो आपको गुस्सा आएगा। और एंगर हमारा बहुत बड़ा एनिमी होता है। एंगर से हम किसी और का नुकसान नहीं करते हैं, हम किसी और को बुरा भला कह रहे हैं। ठीक है, किसी ने हमको 1 साल पहले हर्ट किया, कुछ ऐसा कहा जिससे हमारी फीलिंग्स हर्ट हो गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि 1 साल बाद भी उसी बारे में सोच सोच के परेशान है, हैरान है। वो बंदा पता नहीं कहाँ चला गया, मस्ती में झूम रहा है कहीं, और हम एकदम अपना दुखड़ा रोए चले जा रहे हैं। जो मिल रहा है उसको बता रहे हैं, यार उसने मुझसे ऐसे कहा था, यार उसने मुझसे ऐसे कहा। हम इतने बड़े नेगेटिव थॉट को जो खत्म हो चुका है अभी तक ढो रहे हैं अपने माइंड में। जो खत्म हो गई हैं चीजें उनको भूल जाइए, अपने माइंड को ब्यूटीफुल बनाइए। आपको डायमंड बनना है, आपको क्राउन बनना है। ऐसे रीजन बनाइए अपनी लाइफ में ताकि आपको काम करने में मजा है। आपको पता है, एक छोटा सा पत्थर आप पानी में डालिए तो जो उसकी रिपल्स होती हैं कितनी दूर तक जाती हैं। कभी एक छोटा सा पत्थर मार के देखिए पानी में, उसकी रिपल्स बहुत दूर तक जाती हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ तक गई हैं। तो आपको खुद ही नहीं पता है कि आपका एक छोटा सा डिसीजन कितनी सारी फैमिलियों की जिंदगी चेंज कर सकता है।
एक रीजन होना चाहिए आपके पास काम करने का। एक बार एक बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, तूने मेरे साथ बहुत किया है और अब मुझे समझ में आ गया है, और तूने मेरे साथ जितना भी किया है अब मैं उन सब के लिए तुझे कुछ देना चाहता हूँ, उन सब का मतलब बदले में मैं तेरा कर्ज चुकाना चाहता हूँ। तो उसकी माँ कहती है ठीक है चुका देना, अभी तुम सो जाओ, बहुत रात हो गई है। तो जब वो सो रहा होता है तो उसकी माँ क्या करती है, एक बाल्टी पानी लेके अपने बेटे के ऊपर डाल देती है, बिस्तर के ऊपर। तो वो अचानक से उठता है, कहता है कि माँ तुझे क्या हो गया है, मैं सो रहा हूँ और तुमने मेरे ऊपर एक बाल्टी पानी डाल दिया है। तो माँ कहती है कि अभी तो मैंने तुझसे सिर्फ एक रात का हिसाब मांगा है बेटा, ऐसे तो पता नहीं कितनी रातें पड़ी हैं अभी। तो हम अपने पेरेंट्स के लिए जो उन्होंने हमारे लिए किया, हम उनका कर्ज कभी नहीं चुका सकते, लेकिन कुछ तो कर सकते हैं। हमें कितना अच्छा लगेगा अगर हम अपने पेरेंट्स को अपने पैसों से वर्ल्ड टूर करवाएं, बिजनेस क्लास में लेके जाएं, 7 स्टार होटल में स्टे कराएं। अच्छा लगेगा कि नहीं? कुछ तो कर सकते हैं। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग रीजन बनाइए। हमारे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्हें शायद हमारी जरूरत हो, हमारे भाई बहन हैं जिन्हें शायद हमारी जरूरत हो, कुछ ऐसे बच्चे जिन्हें एजुकेशन नहीं मिल पा रही है पैसे की वजह से, उन्हें शायद हमारी जरूरत हो। हम अपनी परेशानियों में ही फंस गए, हमने इतनी अपनी कंफर्ट जोन बना ली, हम उससे बाहर ही नहीं निकलना चाह रहे हैं। बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत खूबसूरत लाइफ है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसकी खूबसूरती देखते हैं या हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स और उसकी नेगेटिविटी देखते रहते हैं। ये आप पे निर्भर करता है कि आप देख कहाँ रहे हैं। एक बार करण जौहर का शो था, तो उसमें ऋतिक रोशन और राकेश रोशन का इंटरव्यू चल रहा था। तो करण जौहर ने राकेश रोशन से पूछा कि ये बताइए कि ऋतिक पढ़ने में कैसा था। तो राकेश रोशन बोलते हैं कि अरे मेरा बेटा पढ़ने में तो बहुत अच्छा था, हमेशा टॉप 3 में आता था। तो ऋतिक रोशन बीच में ही उनकी बात को रोकते हैं और कहते हैं कि नहीं पापा, आप गलत बोल रहे हैं, मैं तो हमेशा एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, मैं किसी तरह मुश्किल से पास हो पाता था बस। तो उसके बाद फिर से एक इंटरव्यू हुआ, टाइम्स ऑफ इंडिया ने इंटरव्यू लिया ऋतिक रोशन का, और बोला कि नेशनल टीवी पे शो चल रहा था और उसमें आपने अपने पापा को बीच में टोक दिया, कितना गलत काम किया। उसने कहा नहीं, अगर मैं नहीं टोकता तो मुझे गिल्ट होता, तब मैं गलत काम करता। मैंने टोक दिया तो मैं बड़ा लाइट फील कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहना चाहता हूँ, मैं वैसे ही दुनिया के सामने आना चाहता हूँ, मुझे बनावटी बनने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हैं वैसे ही बहुत अच्छे हैं। आप पता है, आप जैसे हैं वैसे ही अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे जब, तब आप सोचेंगे कि आपको क्या इंप्रूव करने की जरूरत है। हमारे पास बहुत पैसा नहीं है तो हमें दिखाने की जरूरत नहीं है महंगे महंगे कपड़े ब्रांडेड जबरदस्ती खरीद के कि हम बहुत पैसे वाले हैं। आप जैसे हैं वैसे ही बहुत अच्छे हैं, उसके लिए ग्रेटफुल रहिए। जब आप एक चीज, छोटी सी चीज के लिए ग्रेटफुल रहेंगे तो आपके पास बहुत सारी ऐसी सिचुएशन और ऐसी चीजें आएंगी जो आपको ग्रेटफुल होने का मौका देगी। तो सबसे ज्यादा सुधार होने की जरूरत कहाँ है? खुद को। जाते जाते एक शेर मैं जरूर बोलना चाहूंगी, बार बार गिरकर भी मुकम्मल खड़ा हूं मैं, बार बार गिरकर भी मुकम्मल खड़ा हूं मैं, ऐ मुश्किलों देखो तुमसे कितना बड़ा हूं मैं। दोस्तों, भले ये दुनिया आपको पसंद करे ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अपने आप को पसंद जरूर करना। भले ये दुनिया आपको प्यार करे ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अपने आप को प्यार जरूर करना। भले ये दुनिया आपसे कहती रहे कि तुम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अपने आप से ये प्रॉमिस करना कि यस मैं कर सकता हूं। क्योंकि फर्क इस बात से नहीं पड़ता है कि ये दुनिया वाले आपके बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। थैंक यू। देखिए, थैंक यू, थैंक यू।
देखिए, आपने बेसिकली एक पॉइंट हमारा रह जा रहा है, उसको इसके बारे में बात कर लें। जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है अपलाइन कम्युनिकेशन। क्योंकि जब अपलाइन से आप कम्युनिकेशन करते हैं तो अपलाइन करती क्या आपके लिए, जो बेसिक काम सबसे करती है वो मैं आपको दिखाता हूं। अंकिता जी 1 मिनट आएंगी क्या इधर? है ना, ये इधर की तरफ आइए, थोड़ा सा लेफ्ट आइए, थोड़ा सा लेफ्ट, इधर की तरफ लेफ्ट आइए, थोड़ा सा और लेफ्ट होइए, अब सीधे आइए, थोड़ा फिर राइट की तरफ आइए, हाँ थोड़ा सीधा आइए, सीधा आइए। बेसिकली क्या करती है अपलाइन, आपको सिर्फ ऐसे ही डायरेक्शन दे करके आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देती है ना। क्योंकि रास्ते में क्या होता है, हम कई बार डिफोकस होने लगते हैं। हम चलते हैं इस बिजनेस में कहीं जाने के लिए, रास्ते में फिर वो क्या होता है, कई बार परिस्थितियां हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं, कई बार सिचुएशन, कई बार हम अपने पे हावी हो जाते हैं, मैं नहीं कर सकता, है ना। हम भी अपने पर हावी होने लगते हैं, भाई कैसे तुम कर सकते हो, है ना। तो इन सारी चीजों में क्या होता है कि जब अपलाइन के साथ, मेरी स्टोरी में आपने काफी डिटेल में इसको समझा कि मेरे पास सबसे बड़ा एडवांटेज यही था कि मेरे पे कोई पीछे का एक्सपीरियंस नहीं था, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो एक्सपीरियंस होता है वो भी हम पे हावी होने लगता है कि भाई हमें पता है, हम जानते हैं। लेकिन जब अपलाइन के साथ हम शेयर करते हैं, और अपलाइन हमेशा एक हेलीकॉप्टर व्यू लेता है हमारे बिजनेस का। हम अपने बिजनेस को जब देख रहे होते हैं तो ऐसे देख रहे होते हैं, लेकिन अपलाइन जब हमारे बिजनेस को देख रहा होता है तो ऊपर से देख रहा होता है, तो हमें बेटर गाइड करता है। और जब ये रेगुलर कम्युनिकेशन हमारी अपलाइन के साथ रहता है तो ऑटोमेटिकली हमारे गोल्स लॉक हो जाते हैं। चलते चलते बस आपसे एक बात कहना चाहूंगा मैं, कि पर्टिकुलरली जो इसकी बात कर रहे थे आप, अकाउंटेबिलिटी की और उसकी जिम्मेदारी की बात कर रहे थे, कि अकाउंटेबल होना बहुत जरूरी है। और कई बार ऐसा होता है कि हम अकाउंटेबल होते हैं, लेकिन हम कई बार जब अच्छा होता है उसका क्रेडिट हम लेना चाहते हैं, और जब कुछ गड़बड़ होता है तो उसके लिए हम किसी और को खोजते हैं। एक ऑफिस के अंदर एक आदमी से पूछा गया कि भाई तुम ऑफिस का क्या काम करते हो? कहते मैं अपने ऑफिस का सबसे जिम्मेदार आदमी हूं। कहते मतलब? कहते कोई भी गलती होती है उसका जिम्मेदार मुझे ही माना जाता है वहां पे। तो हमें जिम्मेदार होना है, लेकिन हम खोजते हैं कई बार, जब गलत होता है तो उसका जिम्मेदार कोई खोजा जाता है, और जब सही होता है तो उसका जिम्मेदार हमें पता है कोई और नहीं, हम है ना। लेकिन आपको ये समझना है, गलत आज तक हमारी लाइफ में कुछ भी हुआ हो, मान लेते हैं आपकी लाइफ में बहुत गलत हुआ पीछे, हम आपसे कहेंगे कि आपकी लाइफ में आज तक जो भी गलत हुआ उसके लिए बहुत सारे लोगों को नहीं, किसी एक आदमी को अपने आज तक की जो भी आपकी लाइफ की गलती हुई उसके लिए उसको जिम्मेदार मान लीजिए, किसी एक आदमी को। तो पहला काम क्या करना है, अब तक की लाइफ में मेरी जो भी गलती हुई है उसके लिए हम किसी एक आदमी को जिम्मेदार मानते हैं। ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, वो कोई मेरा दोस्त हो सकता है, वो कोई मेरा टीचर हो सकता है, वो कोई मेरे फादर हो सकते हैं, कोई हो सकता है, वो जब मैं पैदा हुआ उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे वो भी हो सकते हैं, कोई हो सकता है। लेकिन एक आदमी ऐसा जिसको मैं आज तक की अपनी जिंदगी की सारी गलतियों का जिम्मेदार उसको मानता हूं, जो भी गलत हुआ मेरे साथ। दूसरा काम हमें क्या करना है, हमें उस आदमी को जिसको हमने अपनी गलतियों का जिम्मेदार माना है उसको दिल से माफ कर देना। हमने कहा यार चलो कोई बात नहीं, मेरी लाइफ में आज तक जो भी गलती हुई तुमने की, मैं तुमको दिल से माफ करता हूं, आई फॉरगिव यू। और तीसरा काम क्या करना है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद से, आज के बाद से मेरी लाइफ में जो भी सही होगा चाहे गलत होगा उसका जिम्मेदार कोई और नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ मैं खुद होऊंगा। मैं अकाउंटेबल हूं अपनी लाइफ के लिए, मैं अकाउंटेबल हूं अपने ड्रीम्स के लिए, मैं अकाउंटेबल हूं अपने बच्चों के ड्रीम्स के लिए, मैं अकाउंटेबल हूं अपने हिसाब किताब के लिए, मैं अकाउंटेबल हूं हर चीज के लिए। तो मैं जो कहूंगा वही करूंगा, जो करूंगा वही कहूंगा। अपनी लाइफ की जिम्मेदारी आज से मैं खुद लेता हूं, ठीक है। और अगर आप जिम्मेदारी लेते हैं तो मेरे ख्याल से आप अपनी नहीं बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज करेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। नितेश और अंकिता दीक्षित आज आपके बीच में सिर्फ और सिर्फ इसलिए आए कि एक दिन आप हमारे शहर आए और अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करें, हमारी टीम के साथ शेयर करें, और वो लोग आपसे इंस्पायर हों, तालियां बजाएं और एक डिसीजन लें, जैसे आज आपने एक डिसीजन लिया है अपने बिजनेस में डायमंड जाने का। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।